मैंने कराया था, आप किए थे, कर लिए थे, सबका आ गया। इसका आंसर 1:2 आ रहा होगा। वेरी गुड, सेम सेम था। बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना, तुमने देखा होगा कि क्वेश्चन मैंने आपको पीछे होमवर्क के तौर पर दिया था 24 नंबर, याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 याद आ रहा है? बोलो, जो मैंने बोला था कि आपको अपने से ट्राई करना है, बाद में बताएंगे आप ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये किस पर बेस्ड है, ध्यान देना, ये किस पर बेस्ड है? सक्सेसिव राइजेस, सक्सेसिव बेस्ड है। अब अपनी सीट में देखिए, आगे एक टाइप मिलेगा आपको बेस्ड ऑन सक्सेसिव, क्या मिल चुका अभी नहीं मिला होगा। देखो इसके आगे आपको टाइप है बेस्ड ऑन सक्सेसिव, देखो है सीट नहीं लगा है बेस्ड ऑन सक्सेसिव, टाइप 7 है ना। तो बच्चे बेस्ड ऑन जब तक सक्सेसिव नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी। समझ रहे हो? जब तक हम बेस्ड ऑन सक्सेसिव नहीं पढ़ेंगे ये बात मैं भी समझाऊंगा ना, तुम सोल्यूशन तो कर लेगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आएगी क्यों, और क्यों के चक्कर में पढ़ूंगा ना, तो सक्सेस जाना पड़ेगा। पर चलो वहाँ भी एक बार मेहनत करूँगा, पहुँचूंगा यहाँ भी मेहनत करूँगा, टाइम डबल फील रहेगा। मैं इसको आपको इसी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, या मेरे को याद लगेगी जब मैं सक्सेस पढ़ा दूंगा टाइम, तो याद रखना कि 100% नंबर सक्सेस याद रहेगा। तो याद रखना भूल मत करना, हालांकि हमें खुद नहीं भूलेगा, हमें अभी भी होमवर्क याद है 24 नंबर में आपको दिया, लेकिन आप भूल गए, याद रखो बच्चों को छोड़ दो, 4 भूल गया, मैं नंबर देकर देना प्लीज, हमें ये भी याद है, लेकिन स्किप किया, एक बार जरूर आप ठीक है ना। मैं फिलहाल इसको होमवर्क लिख करके छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको ये पैनल में मिले, मैं इसको कुछ लिखूंगा नहीं, ये पैनल में देखिए, ठीक है। मतलब लिखा था मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन होमवर्क लिखा हमारे सिस्टम को पैनल में डाल दें, आप इसको लिख सकते हो, इसको ठीक है। सोहन की मासिक वेतन कितना है? 8,000 रुपये, और इसे वह 6:11 में घर के किराए और भोजन पे खर्च किया। घर के किराए, रेंट और किस पे? भोजन। किस पे? 6:, ठीक है। मुंह नहीं करती है तो 8,000 रुपये कमाते हैं, तो बच्चे को कहाँ खर्चा करता है? भोजन पे और घर के किराए पे। तो भोजन पे और घर के किराए पे खर्च करता है, तो बचाता कुछ नहीं है, जो कमाता है सब खर्च करता है, और तू ये करता है खाने पे और सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये पता चल गया कि उसकी जो कमाई है वो कितनी है? 17 यूनिट। यदि भोजन पर व्यय 12% होता है, भोजन पर व्यय 12% होता है, और रेंट पर व्यय 13% होता है, रेंट पर व्यय 13% होता है, रेंट पर व्यय 13% होता है, तो सोहन का वेतन कितना प्रतिशत बढ़ गया? इन चीज़ों का खपत पर कोई प्रभाव नहीं। पूछा कि सोहन का वेतन पहले जो कमाया वो इस पर खर्चा कर दिया, कमाई थी, अब खर्चा बढ़ा है तो कमाई तो बढ़ानी पड़ेगी। तो कह रहा है कि ये बढ़ा मूल्य, ये तो बढ़ गया, लेकिन बोला कि मोहन की खपत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहन पहले कितना खपत करता था, आज भी वही खपत कर रहा है। अगर पहले 10 किलो लाता था कोई चीज़, मूल्य बढ़ गया तो आज भी वो 10 किलो ला रहा है, इसका मतलब खपत पे कोई फर्क नहीं है, कमाई तो बढ़ानी पड़ेगी ना भाई उसको। तो कितना बढ़ेगा? तो बच्चे को बहुत समझ 600, 1100, 1700 पैसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इनकम एक्सपेंडिचर में सिखाया था कि 6 का मतलब 600 है, 11 का मतलब 1100 है, सीधे सीधे बढ़ाओ। 13 में चल 13 चल, हम जैसे पूछ रहे हो ना बोलेगा, हमें अगर पूछते सब पता जाता है। 11 का 12 सही है। तो कुल कितना बढ़ गया बच्चे? अभी 8 2 10 200 10 210 बढ़ गया, लेकिन 210 बढ़ाओ कितने यूनिट पे? तो बच्चे 1 यूनिट पे, याद रखना मैंने इनकम एक्सपेंस में लगाया था ऐसा, तो यहाँ से कट कर लो 17 17 कितना बचेगा? 4 17 9 34 6 48 34 40 होता है ना, 45 ये होगा आंसर, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन चलेगा बच्चे? ठीक है, सिंपल वही कर सकते हैं। किसी वस्तु को तैयार करने में कच्चे माल व मजदूरी की लागत कुल मूल्य का 70 और 30%। किसी वस्तु को तैयार करने में कच्चे माल व मजदूरी की लागत कुल मूल्य का 70% और 30%। ऐसा बताओ कि वस्तु तैयार होती है उसमें क्या लगता है, कोई वस्तु मैन्युफैक्चर होती है उसमें क्या लगता है? रॉ मटेरियल और लेबर कास्ट। जैसे मानो कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ बन रही है, मानो अपने घर पे सोफा बना रहे हो, जब सोफा बनाते हो उसमें रॉ मटेरियल लगता है, सही है ना, और उसके बाद लगता है रॉ मटेरियल लगता है और उसकी मजदूरी लगती है, उसको जोड़ के उसका वास्तविक प्राइम कॉस्ट सेट होता है। रॉ मटेरियल लकड़ी, गद्दा, कपड़ा, उसके बाद लेबर आना, मजदूरी, उसको जोड़ोगे तब उसका वास्तविक मूल्य प्राइम कॉस्ट। तो कोई भी चीज़ बनती है तो उसका रॉ मटेरियल प्लस लेबर कास्ट, देन आपका डिसाइड होता है उसका वास्तविक प्राइम कॉस्ट। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु तैयार करने में कच्चे माल व मजदूरी की जो लागत है, कच्चे माल मजदूरी की लागत कुल लागत है, कुल मूल्य का 70% और यानी कुल मूल्य अगर 100 है तो रॉ मटेरियल 70 है और ये क्या है 30, सही है ना, ठीक है। आगे कच्चे माल की लागत का 14 सही 2/7% लाभ होता है, तो इसको लिखा गया लाभ दिया गया, कितना लाभ दिया गया? कच्चे माल की लागत का 14 सही 2/7 मतलब 1/7, तो 70 का 1/7 कितना लाभ दिया? 10 रुपये लाभ दिया। इसका मूल्य कितना है? तो 100 हुआ है ना, अब 10 रुपये लाभ ले रहे हैं, इसका मतलब सेलिंग कितना है? लाभ 10 रुपये, लेकिन 10 रुपये लाभ किसका है? इसका 1/7 का, ठीक है ना। यदि कच्चे माल और मजदूरी में 20% 40% देती है, कच्चे माल में 20% और इसमें
40% वृद्धि हो जाए और विक्रय मूल्य में 80%, वाह, इस विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करता है, 80% वृद्धि हो जाए तो अब लाभ देख सकते हो। तो 70 का 20% अगर बढ़ेगा बच्चे तो 20% एक बार 14 भी हो जाएगा 84,000, ये बढ़ेगा 4 3 12 मतलब 42 है, ठीक है ना। अब कितना हो गया 8 4 12 126, बोलो 126 हो गया ना। अब एस पी क्या है, इसको 88% बढ़ा के, तो इसका मतलब 88 बढ़ेगा तो 198, अब लाभ कितना होगा 126 की चीज़ 198 में कितनी, तो 8 में से 6 गया 2, 9 में से 2 गया 7 72, इसमें भैया 126 इनटू में मेरे से कट करोगे अठारह सत्तर और 18 18 चौक 4 बटे 7 आ रहा है, मतलब 4 बटे 7 आ रहा है बच्चे, तुमको पता है ना कि 4 बटे 7, तुमको पता है ना कि 1 बटे 7 कितना होगा, 14 सही 2 बटे 7, ये 4 बटे 7, 4 बटे 7 4 गुना 14 चौका, ये 4 गुना 8 बटे 7, 8 बटे 7 को 1 से 1 बटे 7, 57 से 1 बटे 57 से 1 बटे, सही है ना, 57 से 1 बटे, हमने परसेंटेज को टेक्निकल तरीके से चेंज किया, करने के समझाया आपको, ऐसा कन्वर्जन बनाया नहीं बनाया। तो अच्छा है, मैंने नहीं जैसे ऐसा बोला है वैसे वैसे स्टेप्स नहीं आता, ठीक है, जैसे ऐसा बोलता गया वैसे वैसे हम करते हैं। ठीक है, वाला क्वेश्चन क्या बच्चे, कार का लागत मूल्य, कच्चे माल का दाम, मजदूरी और अन्य दाम, कच्चे माल का दाम रॉ मटेरियल, मजदूरी, लेबर कास्ट और अदर कास्ट, दैट्स द कार बने इसको क्या लगता है, रॉ मटेरियल, लेबर कास्ट एंड अदर कास्ट मतलब जैसे कंपनी में कोई एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी देनी है, तो रॉ मटेरियल लगे उनको देनी है, और कोई बड़ी कंपनी है कार मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस का, तो लेबर को डे नाइट दोनों काम करना है, ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी है, उनको रहने के खर्चे देने पड़ेंगे, खाने के खर्चे देने पड़ेंगे, उनको प्रिकॉशंस मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तमाम अन्य खर्चे देने, सुबह शाम को चाय नाश्ता सब करते हैं, तो रॉ मटेरियल, लेबर कास्ट एंड देन सब अदर कॉस्ट में आएंगे। अब ये सारा का सारा प्रथम वर्ष दाम का अनुपात क्या था 4 3 2, इसका मतलब इस पे 4, इस पे 3, इस पे 2, ठीक है। कच्चे माल का दाम 10% से बढ़ गया, मतलब अगले साल कच्चे माल का दाम क्या बढ़ा 10% से बढ़ गया, मजदूरी भी 8% से बढ़ गई, लेबर कास्ट भी 8% से बढ़ गया, खर्च 5% से घट गया, खर्च जो है वो 5% से घट गया। पता करें कार के मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई। अब तो देखो यार प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है ना, तो मैं केवल वृद्धि निकालूंगा, पहले 4 रुपया था, 3 रुपया था, 2 रुपया था, 4 3 7 2, पहले 9 रुपया था, ये 10% बढ़ा तो आपका कितना बढ़ा 0.4, सॉरी कितना बढ़ा 0.4, अच्छा 0.4 बढ़ा, हम कहते हैं कुल कितना हो गया 4 था, 0.4 बढ़ा तो 4.4 हो गया, लेकिन हम पूरा नहीं लिख रहे, हम केवल बढ़ा हुआ लिख रहे हैं, बढ़ा कितना रेशियो, ये 8% बढ़ा, 8% का मतलब 2.4, क्योंकि 3 8 सॉरी 2.4 नहीं 0.24, क्यों, क्योंकि 3 गुणे 8 बटा 8 3 24 में 100 से भाग दो 0.24। अब ये कह रहा है 2% घटा दो, 2 गुणे 5% बटा 100, 5 गुना 10 बटा 100, पॉइंट बनाएगा ना, कितना आएगा 0.1, ये घटा है मतलब माइनस है, तो कुल कितना प्रभाव पड़ा, ये दोनों मिलकर के 0.64 बढ़ा रहे हैं, और ये 0.1 कम हो रहा है, मतलब 0.5 इतना बढ़ा, तो 0.54 बढ़ा, किससे बढ़ा 9 से नहीं पहले से, इंटू 100 करेंगे कट जाएगा 9 6%, ठीक है 6%। एग्रीगेट कितना बढ़ गया वो इसने यही पूछा था हमसे, तो हमने पहले सबको बढ़ा लिया। ओके क्या नेक्स्ट, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते थे, 400 300 200 10% बढ़ाओ, लेकिन थोड़ा सा नंबर्स बड़े आते कर सकते थे, कोई नहीं था, ये छोटे नंबर्स थे और छोटा कैलकुलेशन था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना, आप कर सकते थे। देखो भाई अब अगला जो सवाल है उसमें थोड़ा हिंदी मेरे को छूट गया, हिंदी में थोड़ा छूट गया है, इंग्लिश वाला कंप्लीट है, इंग्लिश वाले पढ़ते हैं। द इनकम ऑफ धनंजय विनय राणा एंड शिवा, धनंजय विनय राणा एंड शिवा आर इन द रेशियो 7:4, 7:4 is to 8 is to
7:4:8:10. Dhananjay expend 20% of his income, Vinay save 30% of his income, Rana save 40% of his income, and Shiva expend 10% of his income. If the line must if the difference of the total income and total expenditure is 57 million. Find the income of Shiva. आपको किसका डिफरेंस दिया हुआ है? टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर. इसका डिफरेंस दिया ना, टोटल आय और टोटल खर्च. बच्चे टोटल आय तो तुम्हारे सामने है. इसका मतलब अब हमें निकालना क्या है? टोटल खर्च. इससे आगे लग गया कि आय और खर्च का अंतर दिया है ना, तो आय तो पता है, तो निकालना क्या है? खर्चा. अब हम खर्चे पे ध्यान देंगे. अगली लाइन, धनंजय एक्सपेंड मतलब खर्च 20% ऑफ हिज इनकम, मतलब हमने तो 20% एक्सपेंड किया. ठीक. विनय सेव 30% मतलब एक्सपेंड 70%. राणा सेव 40% मतलब एक्सपेंड 60%. एंड शिवा एक्सपेंड 10%. सही है ना? नहीं, एक्सपेंड बोला है ना, 90 क्या करोगे? एक्सपेंड तो दिया 10%, 90 तो सेविंग है उसकी. शिवा समझदार है, सेव ज्यादा कर रहा है. अब देखो भाई, यहाँ पे हम सुविधा के लिए बच्चे इसको 0 बढ़ा लेंगे बाबू. देखो तुम 700 भी कर सकते हो, 800 भी कर सकते हो, ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, बस 10 बढ़ा दिया. अब देखो 20% एक्सपेंडिचर है, 70 का 20%, ये 14 ही खर्चा है उसका. 40 का 70%, 28. 80 का 100 का 10%. देखो कुल खर्चा, इनका कुल कमाई कितना है? 100, 180, 120 और 190. इनका 40, 10, 50, 50, 20, 70, 70, 10, 80 हो गया. 200 आ रहा है, देख लेते हैं. 100, 180 हो जाएगा, 180, 180 और 20, 200, 220, 290 आ रहा है. सॉरी, 290, 290 आ रहा है. हाँ जी, इनका हो गया कितना? 80 हो गया. और फिर 8, 8, 16, 4, 20, 100. हाँ बोलो, 90 बोल रहा है, 190. हाँ डिफरेंस. अब ये कुल आय और ये कुल खर्च, और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 190. क्योंकि हमको दिया भी है ना आय और खर्च का अंतर. तो 190 की वैल्यू कितनी है? 5700. तो 19 यहाँ 57, तो ये कितना गुना जाएगा? ओनली 30 टाइम्स. हमसे पूछा है सिवा क्या है, तो देखो सिवा का तो 100 है, उसका 3 बार कितना हो जाएगा? 3000. बच्चे लेकिन ऑप्शन तो दिख नहीं रहा. ध्यान दो, एक्चुअली ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है. अगर मैं टोटल आय पूछता, कुल आय बताओ, सिवा की नहीं, कुल आय तो कितना है? 200. कितना गुना? 30. तो आप पाओगे 3 और 27 के साथ 2 आएगा. 3 गुना 6 और 8 और 00 कहीं दिख रहा है आपको? एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट में छूट गया ना, ये ऑप्शंस भी डिस्टर्ब हो गया. एक्चुअली अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में मैंने भी थोड़ा सा पूरा बात किया है. जैसे सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, कहीं में सिवा पूछा है तो हमने उसको पूछा है, कहीं उसने केवल सिवा पूछा है तो हमने 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया है. तो कहीं कहीं मिस हो गया है कि ऑप्शन चेंज नहीं कर पाए, क्वेश्चन तो चेंज कर दिए, ऑप्शन नहीं चेंज कर पाए. ऐसा रेयर है, एक आधी है. तो कोई बात नहीं, दोनों बात आप समझ लीजिए. अगर सिवा पूछता तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए था? अगर वो कुल आय पूछता बच्चे, तो 8700 तो उस हिसाब से मेरा क्या सही होता? डी सही होता. वैसे पूछने को वो सब कुछ पूछ सकता है. सिवा क्या है, राणा क्या है, विनय क्या है, धनंजय क्या है, और इन सभी में से किसी भी दो लोगों के बीच आय का अंतर क्या है, कुछ भी. कुल खर्चा पूछता करते हैं 100 का 30 गुना. समझ रहे? क्लियर है कि नहीं? नोट कर लो. हाँ चाहिए क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखो तो वो कुल आय दिया हुआ है. तो इसलिए दोनों बात जान लो. आप अपने दोस्त को छोड़ दिए जो कल हमको पढ़ाने वाले थे, देवी नहीं आपके बगल में, आप आपके दोस्त जो दिन डरा रहे थे कल, उनको छोड़ दिया आप. ओह माय गॉड, मतलब डराने पूरे प्लान में है. इस बार आएंगे तो है. हाँ, कल हमारे यूपीएसआई की बैच में भी कैसे देवी आई थी, पूरा एकदम मूड में थी डराने के. और एसएससी 6 मैंने तो डराइए नहीं, पूरा एकदम खतरनाक. मतलब लिटरली आप भी देखे होते ना, तो आश्चर्य में जाते कभी इसको क्या हो गया. और वो दिन कैसा पता है? वो दिन दीपावली का, दीपावली के 10 बाद पास थी ना, तो दीपावली से कागज नहीं लगाते, पता नहीं क्या सुबह सुबह रहता है, तो वो अपना लगाई थी. अब कागज से ऊपर लग गया था. आगे मैडम ध्यान नहीं दी होंगी, एकदम पूरा फुल फॉर्म में आ गई. भैया हो जाए तो बताना, आप लोग लिए आराम से बैठ जाते हो, बोलते नहीं हो. हाँ अब देखो, अब काम क्या हो जाएगी. इसके पहले की जो आवाज़ थी वो सिर्फ आपके लिए थी. ऑनलाइन बच्चे परेशान होते हैं ना, ऑनलाइन बच्चे जो, हालांकि इसमें ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन बच्चे परेशान होते हैं ना कि क्या बोल रहे थे, आवाज़ नहीं है, क्या बोल रहे थे. कई बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो उनके काम का नहीं है, सिर्फ आपके काम का बात है, आपसे बात करनी है, तो ऑफ कर दिया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. वो इतने लालायित हो जाते हैं कि वो ऊपर सेंट्रल टीम को मैसेज करते हैं. वो 5 मिनट 2 मिनट के अंदर सर ने क्या बोला है वो हमको रिकॉर्डिंग कर दी थी. उनको लगता है कुछ बोला है, वो हमें कहने सुनाई दे रहा है, वो कुछ और सोच रहा है. उनको कितना भी कह दो, उसके बाद एक बार तो बहुत जिद कर दी, सर का वीडियो में 5 मिनट का आवाज़ नहीं आ रही है, वो कंटेंट वगैरह समझ रहे होंगे. उनसे बोला कि हमने कहा भाई ऐसा कोई सीन ही नहीं हुआ है, क्या सर आप आके बोल दो. तब फिर मैं वीडियो बनाया 5 मिनट का, कि मैंने उस दौरान मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं ऑफलाइन विद्यार्थियों से कुछ बातें कर रहा था, कुछ ऑफलाइन का इशू था. तब बच्चों को वीडियो गया. इतना बच्चा लोग एकदम जिद कर गया वो 5 मिनट में क्या बोले हैं वो हमको बताओ. इससे बड़ा डर लगता है. एक परिवार की बचत और खर्च का अनुपात पिछले महीने 2:13 है बच्चे, 2:13 है. किसका भैया? एक परिवार की बचत और बच्चे सेविंग और खर्च. बहुत सेविंग और खर्च, आय खर्च और बचत दोनों पड़ी रहे हैं. अगर सेविंग और खर्चा दिया तो कमाई तुमको पता चल गया होगा कितना होगा. कमाई तो 15 होगा, सही है ना? कमाई तो 15 होगा. आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस महीने उसकी बचत 50% कम हो जाती. जो बचत है इस महीने 50% कम हो जाती है, 50% कम हो जाती है. पिछले महीने उसकी आय 15,000 थी, पिछले महीने उसकी आय कितनी थी? 15,000 थी. पिछले महीने उसकी आय कितनी थी? 15,000 थी. ठीक है.
इस महीने उसकी आय 20% बढ़ गई, इस महीने उसकी आय कितनी हो गई? 20% से क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस महीने का खर्चा बताओ। अच्छा बताओ बच्चे, अगर आय 15,000 थी, इसका मतलब 15 यूनिट की वैल्यू 15,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू, और ये तभी ना 13 तो 15 होगा। अब कह रहा है कि 50% कम सेविंग है, इसका मतलब 2000 में से 50% कम सेविंग, मतलब आज केवल 1000 सेविंग है। 20% बढ़ गया, 1 बटे 5 5 15 3000 बढ़ा दो, आज कमाई 18,000। तो आज खर्चा कितना बच्चे? सिंपल था, खर्चा कितना? 17,000। सही है, खर्च हमारा 17,000। नोट डाउन कर लो। बोलो बच्चे, हो गया? मैं आगे बढ़ूं? चलो बच्चा, मोहन के बचत और खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है। मोहन के खर्च और बचत और खर्च, सेविंग और एक्सपेंडिचर का अनुपात 2:3 है। देखो मोहन बार बार आ रहा है हमारे यहाँ। जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मेरे यहाँ मोहन नाम के व्यक्ति बड़े फेमस थे, आइसक्रीम बेचने वाले। आज भी मोहन है। जब हम छोटे थे, कक्षा 1 2 3 एलकेजी यूकेजी की बात नहीं करेंगे, 1 2 3 4 में थोड़े समझदार थे, तो उस टाइम हमारे यहाँ मोहन जी आइसक्रीम बेचते थे। नहीं होता था रेशस लंच टाइम, तो रेशस टाइम में क्या होता था, सब बच्चे अपने विद्यालय स्कूल से निकल फील्ड में टहलने लगते थे, और फील्ड में बेचने आते थे मोहन जी क्या? कौन सी वाली आइसक्रीम? पाइप वाली, पेप्सी। याद है? हम लोग पेप्सी पीते थे और देखते थे किसका बोर्ड सबसे ज़्यादा लाल है, और किसी का ज़्यादा हो गया तो कंपटीशन मेरा होगा। और उसके बाद वो खाए वो चूरन काला और लाल वाला, बाप रे बाप, मजा आता था। तो मोहन जी हमारे यहाँ ये काम करते थे। और इनके बचत और खर्च का अनुपात क्या है? 2:3। चूरन का नाम लेने में सब, जैसे चूरन का नाम आया तुरंत मुंह में पानी आ गया। बोलो सही बात है कि नहीं? सब अपना पानी छोड़ के तुरंत। खर्च की जाने वाली राशि का 20% भोजन पे, देखो इधर 200 और 300। खर्च की जाने वाली राशि का 20% भोजन पे, खर्च की जाने वाली राशि का 20% मतलब 60 किस पे? भोजन पे। और 30% भाग मनोरंजन पे, 30% भाग किस पे? मनोरंजन पे। 30% का मतलब 90 किस पे? इंटरटेनमेंट पर, मनोरंजन पर। ओके। बचत की जाने वाली राशि का 50% बचत खाते में, बचत की जाने वाली राशि का 50% मतलब 100 कहाँ? सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में। उसके द्वारा भोजन पर खर्च की गई राशि, खाते में जमा की गई राशि का कितना प्रतिशत है? भोजन पर खर्च की गई राशि, खाते में जमा राशि का, ये साफ साफ दिख रहा है। अरे 100 का 60, 60% है वो जो बना रहा था, खाली मॉल बना रहा था। आगे आते हैं। एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदान संस्था को दान करता है। एक व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्मदान संस्था को दान करता है। शेष राशि का अनुसार 30% और 25% भाग अपनी बेटी, पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वो अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। यदि उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिले, बहुत देवी 42 लाख रुपए मिले, तो उस आदमी को संपत्ति क्या थी? कितना अच्छा आदमी था? बताओ उस आदमी की संपत्ति कितनी थी? अब समझ लो लाखों में तो होगी, तब एक बेटी को 42 लाख दे रहा है, तो इमेजिन करिए उसकी आय लाखों में होगी। अब ये सवाल थोड़ा सा पहले तुम लो, मैं चाहता हूँ पहले एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मैक्सिमम 1 मिनट, थोड़ा कोशिश करिए, फिर बताऊंगा आपको। एक बार ट्राई करिए आप, गलत सही जो भी हो। चलो समझ रहा। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि व्यक्ति की आय कितनी थी, मान देंगे नहीं, और उसके बाद जैसे ही कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो कुछ आएंगे, कुछ बीच में फंस जाएंगे। बीच में कैलकुलेशन में पॉइंट्स आने लगता है। नॉर्मली इस क्वेश्चन में आ रहा है पॉइंट्स, बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इसलिए आपको दिया था कि आप पहले करो, फिर आपको बताता हूँ कि ऐसे कैलकुलेशन से बचना कैसे। आप हमेशा 100 मत माना करो, 100 मानना गलत नहीं है, लेकिन मान लो तुम 100 माने और कैलकुलेशन में नीचे फंसा रहा है, फंसा मतलब कि कैलकुलेशन पॉइंट्स में देने लगा। एक बार मास्टर अपना लो, जिंदगी में कभी कैलकुलेशन पॉइंट्स में देगा, बड़ी स्मूथ करेगा सब। कैसे सुनना, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग, जितने भी प्रतिशत मान प्रश्नों में प्रयोग में आए हैं, उन सभी प्रतिशत मान का जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वैल्यू है उसके मल्टीपल्स को लेकर किया करो, कभी पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं आएगा। जैसे 30% भाग धर्मदान संस्था को दान दिया, तो 30% का मतलब 3 बटा, फिर से एक जगह 30% दोबारा प्रयोग में आया, तो 30% दोबारा आया तो दोबारा 3/10, फिर से प्रश्न में कितना प्रयोग आया? 25%, तो 25% हो गया 1 बटे, और तो कोई प्रतिशत आया नहीं है। डिनोमिनेटर वैल्यू का मल्टीपल 10 10 4 400, 10 दाम 100, 100 चौका 400, मानो कि व्यक्ति क्या है 400 थे, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चलो अब बढ़ते हैं। इस पूरी संपत्ति का 30% भाग धर्मदान संस्था को दान, 30% भाग, 30% का मतलब हो गया 100, धर्मदान संस्था को डोनेट, D4 डोनेट कर दिया, 120 निकाल दो। अब 280 में कह रहा है शेष राशि का क्रमशः 30 और 25, शेष का ही 30 और शेष का ही 25, ये वाइफ को और ये सन बेटे को। तो 280 का 30 3/10 कट जाएगा, 3 3 24 3 9 8 84 यूनिट पत्नी को दे दिया, और 25% 1/7 70 यूनिट कितना दिया? बेटे को दिया, 70 यूनिट बेटे को। अब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो तो शेष आएगा, शेष आएगा 126। इन दोनों को जोड़ के घटाओ इसमें से 126, और ये 126 जो बचा बच्चे वो किसको दिया? अपने 3 बेटियों को बराबर बराबर बांटा, तो 3 हिस्सा लगाओ तो एक को तो 42 ही आ रहा है। बड़े लकी हैं हम लोग कि 42 ही वो पाई भी है और 42 आ भी गया, संयोग मात्र है वो। तो ये 42 लाख पाई है और 42 आ गया, इसका मतलब कितना गुना? इसका मतलब व्यक्ति की आय, एक गुना मतलब व्यक्ति की आय 400 लाख रुपए थी, जिसमें उसने 120 लाख डोनेट कर दिया धर्मदान संस्था को। 70 लाख बेटे को दिया। बोले जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुम भी सोचो कि हमारा बाप कितना अच्छा आदमी था। वाइफ को भी दिया, जाओ तुम भी अपनी जिंदगी जियो, जब तक हम धरती पे थे जिंदगी जिए, हमारा अंतिम समय आप भी जिंदगी जिए। बेटियों को भी दुखी नहीं किया, अच्छा बात था।
वीडियो को लोग इग्नोर कर देते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। मेरी भी एक बेटी है, बहुत प्रेम करता हूँ अपनी बेटी से, कभी भी बेटियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाप कितना दिया भाई? 42 और 42 लाख रुपए दिए बेटे, बोले जाओ तुम भी अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। मतलब पापा तुमको भी दिया, समझ सोचना कि तुमको नहीं दिया, सोचो। तो आप लोग की किस्मत अच्छी मैडम, मिलने वाला है 42 लाख, नहीं समझ लीजिए। तो इसका मतलब कि कितना क्वेश्चन का आंसर होगा? 400 लाख, सही है? बोलो वेरी गुड बच्चे। वो गेहूं के खर्च से इतना परसेंट कम है, इतना परसेंट कम है, तो कितना कम है? तो किससे? गेहूं से। गेहूं लग गया है तो 2 कम, सही है ना? चावल और दाल का खर्च जो आप रोज खा रहे हो, चावल दाल, बस चोखा नहीं भाई, चावल और दाल के खर्च का अनुपात 4.5 और 3.5 9 45। इंग्लिश में थोड़ा चेंज है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ 3.5 यहाँ 2.5 लिखा, लेकिन ये भी क्या है? ये भी 3 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब इन दोनों को कंपाइल करेंगे तो क्या आएगा? चावल, गेहूं और दाल। अब देखो दोनों में चावल कॉमन है, बच्चे बराबर होना चाहिए, संयोग से बराबर ही है, तो बराबर है तो चावल 9, गेहूं 11, दाल 7, सही है? बहुत अच्छे। चलो अब करें कि ये खर्चे हैं इसके, चावल गेहूं और दाल पर खर्च क्रमशः 33.33 9.09 14.28% बढ़ाया गया। इस पर कितना बढ़ाया गया? 33.9.09%, 14.28% बढ़ाया गया। यदि कुल खर्च में 1000 रुपए की वृद्धि हुई तो चावल और दाल के प्रारंभिक खर्च में अंतर, ठीक है? तो बच्चे 1/3 3 3 9 3 बढ़ा, 1/11 1 बढ़ेगा, 1/7 1 बढ़ेगा, 3 1 4 1 5 बढ़ा। अब बढ़ा कितना गुना? 200। पूछा क्या है? चावल दाल का अंतर, ये अंतर 9 7 का अंतर, 2 का 200 गुना 400। कठिन तो नहीं था, सिंपल था, बस आपको जैसा जैसा बोल रहा था वैसा स्टेप्स लेना, ठीक है? तो नोट कर लो बच्चे। अपने दोस्त को लेकर आता हो जाएगा, बच्चे बताना। हो गया ना? अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर का सबसे लास्ट। अब इतने क्वेश्चन हमने इनकम एक्सपेंडिचर पे आपको परसेंटेज में कराए हैं, उसके बाद के करीब वही 10-15 सवाल आपको फिर मिलेंगे आपके इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो जितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए हैं ना, मोर देन सफिशिएंट है। अगर इस बच्चे से प्रैक्टिस कर लो, हर तरह के सवाल रखें। ये देखो थोड़ा सा ठीक है, सॉरी। एक व्यक्ति अपनी आय का 36.36%, एक व्यक्ति अपने आय का 36.36%, 36.36%, ये क्या होता है? ये होता है 9.09% की वैल्यू क्या होती है? तो 9 चौक 36, 4 बाई, सही है ना? इसकी वैल्यू 4 बाई लगाएंगे। करें एक व्यक्ति है वो अपनी आय का, कुल आय का इतना परसेंट 1:3:4 के अनुपात में कपड़े भोजन शिक्षा, कपड़े भोजन शिक्षा एजुकेशन 1:3:4 के अनुपात में करता है, ठीक है? और आय का 3/8 भाग, आय का ही 3/8 भाग 4:7 के अनुपात में, 4:7 के अनुपात में यातायात और मनोरंजन, ट्रेवलिंग एंड एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, ट्रेवलिंग एंड एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, ठीक है? और बची हुई राशि को बैंक में जमा कर देता है, और जो शेष बच गया उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है? यदि वह शिक्षा पर 2720 रुपया जमा खर्च करता है तो बैंक में जमा की गई राशि और मनोरंजन पर खर्च की गई राशि के बीच अंतर बताएं, ठीक है? उसने कहा कुल आय का इतना परसेंट यहाँ खर्चा, कुल आय का इतना परसेंट यहाँ, इतना भाग यहाँ खर्चा, शेष बैंक में जमा। तो पहले ये तो बता दो आय कितनी है। तो इसने कहा कुल आय का, तो देखो अगर कुल आय 11 थी तो 4 यूनिट, ये भी आय का 3/8, यानी कुल आय 8 थी तो 3 यूनिट। तो एक बार आय 11 है, एक बार आय 8 है, तो आय को मानने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी परसेंटेज या फ्रैक्शंस यूज हो रहे हैं उसके फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स के मल्टीपल्स को मानो, कैलकुलेशंस में बहुत इजी होगा। 11 और 8 88। हमने मान लिया कि मेरी कुल आय कितनी है? हमारी कुल आय 88। अब 88 का 4/11 निकालोगे 32 आएगा, वो 32 यूनिट किसमें बटा है? 4 3 7 1, 8 की वैल्यू 32 कितना बना? तो ये 16, ये 12, ये 4। अब करेगी आय का 3/8, आय 88 33, ये कुल 11 है, 11 की वैल्यू 33 3 गुना, तो ये 21 और ये 12, यहाँ खर्चा किया तो 33 यहाँ खर्चा हुआ, 32 यहाँ खर्चा हुआ, कुल खर्चा वो कितना गया? 65 निकाल दो, तो 23 बचा जिसको हमने बैंक में जमा कर दिया, सही है? हमसे क्या बोला? यदि वह शिक्षा पर 2720 रुपये खर्च करता है, शिक्षा ये एजुकेशन 16 खर्चा करता है, और हमको क्या दिया है? 2720। तो कह रहा है कि बताओ बैंक में जमा राशि और मनोरंजन, तो एंटरटेनमेंट पर यही है 21, बैंक में जमा राशि 23, इसके बीच अंतर कितना है? ये अंतर ही पूछा है हमसे, अंतर ही पूछा है कितना होगा? तो देखो हमको दिया हुआ है इसकी वैल्यू 16 एकदम 16, और 16 जब यहाँ से निकालोगे नहीं 144 नहीं आएगा, 16 एकदम 16 कितना आएगा? 16 14 64 170 आएगा ना? और हमसे अंतर पूछा था इसका बैंक और एंटरटेनमेंट का, तो इसका तो जाएगा 170 गुना, 2 का 170, चलो 340 कहाँ पे? ठीक है? थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना ये सब नोट कर लीजिए, फिर आपको दोबारा समझा देंगे। वैसे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो है नहीं, बस केवल आपको इनकम 88 मानना है, सबको अपना अपना बांट देना है।
हो गया। देखो ये दोबारा समझते हैं। एक व्यक्ति अपने कुल आय का 36.36% 134 में खर्च करता है। कुल आय हमने मान ली है 88, क्यों माना है आप देख ही रहे हैं 11 और 8 की वजह से। 4/11 का 88 11 का 8 बार 832 32 यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉथ का C4 का लिखा है। कपड़े भोजन और एजुकेशन पे 134 के अनुपात में, तो 4 के साथ 8 8 12 32 4 गुना 16 12 4 सिंपल है। फिर आय का 3/8 8 और ये 88 3/8 33 ट्रैवलिंग एंटरटेनमेंट 7 11 33 3 21 12 33 यहाँ 32 यहाँ 65 88 में से निकाल दो 23 बचा बैंक में गया। शिक्षा पर 2720 शिक्षा पर हमने 16 निकाला है 16 के 2720 170 गुना गया। आपसे बैंक और एंटरटेनमेंट का अंतर पूछा है 2 2 का 170 340 हैं 23 कहां से आया ये 32 है ये 33 है 32 65 65 को 88 में से घटाया है शेष पूछना शेष तो 88 का 33 32 यहाँ का बचा हुआ तो बचा कितना इसी को बचा हेलो चलो बच्चे अब हमारी इनकम एक्सपेंडिचर की एक लंबी जर्नी समाप्त हुई। अब हम लोग आगे बेस्ड ऑन फार्मूला अगर टाइप हेडिंग लगाओ बेस्ड ऑन फार्मूला ठीक है ना। घर पे रिवीजन करते हो ना हां रिवीजन खूब करना भाई। एक टॉपिक कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए। मैंने बोला कम से कम 3 4 बार मैक्सिमम लेना मिनिमम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए मैक्सिमम तो उसका आंसर कोई गिनती नहीं है कितना बार कर करो। लिख लिया। अब सुनो बेस्ड ऑन फार्मूले में बच्चे फार्मूले का प्रयोग नहीं होने वाला है ध्यान रखना। बेस्ड ऑन फार्मूले में फार्मूले का प्रयोग नहीं होने वाला है। ऐसा मत समझना कि बेस्ड ऑन फार्मूले में फार्मूले का प्रयोग आएगा ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन फार्मूले में होगा कुछ ऐसा कि जो भी प्रश्न बोला जाएगा उस प्रश्न में किसी न किसी फार्मूले का जिक्र होगा और जिस फार्मूले का जिक्र होगा ध्यान रखना जिस फार्मूले का जिक्र होगा उस फार्मूले के बारे में आपको बताना चाहिए और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस फार्मूले के नेचर पर डिपेंड करेगा। मतलब सॉल्यूशन फार्मूले पर नहीं है फार्मूले के नेचर पे है और फार्मूले का नेचर तभी पता चलेगा जब उस फार्मूले के बारे में पता रहेगा। बहुत बेहतरीन चढ़ाई पे पेपर में सवाल आते हैं। आइए पहला क्वेश्चन करोगे समझोगे। z = x * y square z = x * y square z = x * y square में y बढ़ता है 20% से y बढ़ता है 20% से x घटता है 25% से x घट जाता है 25% मतलब ये x घटता है 25% से। इस समीकरण का प्रतिशत बदलाव बताएं। इस समीकरण का प्रतिशत बदलाव बताएं। अच्छा समीकरण में प्रतिशत बदलाव का मतलब हो गया कि z में प्रतिशत बदलाव। तो समीकरण किसका है z का है। अब देखो z में प्रतिशत बदलाव बताना है तो किसी में भी प्रतिशत बदलाव तभी बता सकते हैं जब आपको पता चले कि वो बात किस पर डिपेंड कर रही है। जैसे मानो हमें इनकी लाइफ में चेंजिंग करना है इनकी लाइफ में कष्ट लाना है तो हमको समझना पड़ेगा कि इनका हंसना बोलना पसंद है किन बातों पर निर्भर करता है। जिन दिन पर निर्भर करता है हम उसको इफेक्ट पहुंचाएंगे इनको तकलीफ और इनको तकलीफ पाओगे इनको कर देना है तो इनको भी पार्टी इनको तकलीफ बोले मजा आया क्यों मैडम ऐसे बोले दोस्त है जो भी इनके जो जिन बातों पर इनका नेचर डिपेंड करता होगा उनको इफेक्ट करने से भी प्रभाव पड़ेगा। तो किसी पर भी अगर प्रभाव दिखाना है रियल लाइफ के क्वेश्चन पता करना पड़ेगा किस बातों पर निर्भर करता है। बच्चे साफ साफ दिख रहा है कि जो z है ना वो x पर निर्भर कर रहा है और 2 बार y है y एक बार नहीं है y 2 बार है। कैसा संबंध रख रहा है डायरेक्ट समानुपात है। समानुपात समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। डायरेक्ट समानुपात मतलब सीधा संबंध है। अगर x बढ़ेगा तो z बढ़ेगा x घटेगा तो z घटेगा y बढ़ेगा z बढ़ेगा y घटेगा z बढ़ेगा सीधा प्रभाव। जैसे सीधा प्रभाव मतलब समझते हैं जैसे मां का बच्चे से संबंध अगर बच्चा खुश है तो मां भी खुश है अगर उसका बच्चा दुखी है तो मां भी दुखी है। मां का बच्चे से संबंध भाई भाई का संबंध भाई बहन का संबंध बहन बहन का संबंध ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है सीधा इफेक्ट पहुंचाते हैं ठीक है ना। समझे हस्बैंड वाइफ का संबंध हाँ वो अलग बात है कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ में हो जाता है कि वाइफ अपना मान लो जा रही है और स्लिप खा के मुंह बोल गई हस्बैंड खुश हो जाता है वाह बहुत बढ़िया और तो रोटी ज़्यादा खाता है उसे बहुत खुशी मिलती है लेकिन वो हंस नहीं पाता तो सोचता है कि सामने हंसने का मामला बढ़ जाएगा। सामने तो कहता है कि हमको बहुत तकलीफ हुई तुमके लिए हमको बहुत चोट लगा तुमको चोट लगा उससे ज़्यादा हमको महसूस हो रहा है। लेकिन जैसे अकेले में होता है ना आड़ में वाइफ नहीं होती है कसम बताएं लोट लोट हंसता है वाह मजा आ गया वो अलग बात है। लेकिन सीधा संबंध यही सब है ठीक है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये है सीधा इफेक्ट डाल रहा है। तो z किस पे डिपेंड है x y पे। अब x बढ़ेगा z बढ़ेगा x बढ़ेगा z बढ़ेगा चलो पहले x है देखो x है 2 बार y है अगर एक बार x और 2 बार y का मल्टीप्लाई मार दो तो तुम्हें क्या मिलेगा चलो x दिया हुआ है 25% घटा तो 4 से 3 होगा ये क्या है यक्ष नहीं है क्या है यक्ष कौन बता रही तुमको हैं रमेश सर चलो मैं शिकायत करता हूं चलो 20% बढ़ा तो 5 से 6 5 से ये 6 ये आपका y है ये 2 बार है तो बच्चे यहां पे 5 और 6 5 और 6 या कितनी वाली हो गई 2 बार मतलब आपका एक वैल्यू एक ही बार है और y वाली वैल्यू 2 बार है ठीक है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चे क्या मिलेगा अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं 5 बचे 25 100 का 100 36 का 3 गुना 108 समझ में बताओ मल्टीप्लाई करने का मैंने अपने मन से बोला या फार्मूले को देख के पता चला। फार्मूले देख के ना फार्मूले के नेचर के अनुसार सॉल्यूशन हो रहा है। इसका नेचर क्या है कि x और यहां पे 2 बार y इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा हमने भैया क्या मेरे पास अब देखो 100 से 108 साफ साफ दिख रहा है कि z में कितना प्रतिशत परिवर्तन है तो सिंपल लेकिन बस फार्मूला पता चलना चाहिए उसके सॉल्यूशन उसके नेचर पर डिपेंड करता है। हमारे बिहार में अंग्रेजी बहुत खतरनाक बोलते हैं बच्चे अभी तो कुछ दिन पहले की बात है हम लोग रहते हैं बगल में बच्चे रहते हैं आपस में पढ़ाई के लिए बाकी बच्चे यूनिवर्सिटी वाले नहीं वो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे आपस में जाते पढ़ाई के लिए तो पुलिस आ गई थी और बगल के भी बच्चे थे वो भी आ गए थे तो वहाँ पे सचिन आए उन्होंने कहा कि क्या हुआ था भाई क्यों पुलिस आई तो बता रहा है एक्साइटमेंट में ऐसे लड़ाई की ऐसे किया और पुलिस आई और सब कुछ सिलेंडर करना पड़ा। हम लोग वहीं पे थे हालांकि वो सिचुएशन ऐसा था कि हम बोले से पता लेकिन सिलेंडर करना तो वही प्रोसेस नहीं आए पुलिस और सिलेंडर अब तुरंत सिलेंडर आवाज ठीक है बहुत बढ़िया और बच्चे कभी यहाँ प्रेस में कहीं और भी लोग नौकरी में जाते हैं कहते सर हमको जॉब चाहिए जॉब मतलब प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ है हालांकि कोई बात नहीं बहुत से बच्चे तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सबका अच्छा नहीं होता है लेकिन बिहार का तो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक अंग्रेजी होती है हाँ कहीं भी खींच देते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है अपने हिसाब से हाँ यहाँ लोग सरेंडर नहीं करते ठीक है सिलेंडर यहाँ लोग मंदिर नहीं बोलते मंदिर मंदिर गए थे मंदिर से आ रहे हैं नॉर्मली हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ मंदिर गए थे या फिर ऐसा कुछ लेकिन और लोग का प्रोनाउंसिएशन क्या है कि हम मंदिर गए थे शंकर जी के मंदिर गए थे
आइए यहाँ पे हम एक नया चीज सीखते हैं, नोट कर लिया। अब एक बात सिखा रहे हैं, जब तक सिखा रहे हैं तब तक सीखना नोट मत करने लगा मेरे साथ। देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी वृत्त का रेडियस 10% से बढ़ा, किसी वृत्त का रेडियस प्लस 10% से बढ़ा तो वृत्त के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई पे डिपेंड करता है। वृत्त का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चे, रेडियस पे। वृत्त का क्षेत्रफल रेडियस पे डिपेंड करता है। वृत्त का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल रेडियस पे डिपेंड करता है। आइए चलते हैं। अब देखो रेडियस अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा, एरिया। अब रेडियस कितना परसेंट बढ़ा है, 10%। अब 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। अब 10% बढ़ा इसका मतलब 10 था, फिर 10 था तो रेडियस कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार। तो ये 10 से और ये 121 हो जाएगा। तो ये कितना बढ़ा, तो 21% से इंक्रीमेंट हो गया। कितने परसेंट से इंक्रीमेंट हो गया, 21% से इंक्रीज हो गया। सही है। तो भैया हमारा हमसे एरिया पूछा, एरिया हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछेगा अगला सवाल, यदि किसी सर्कल का डायमीटर 10% से बढ़ा तो बताओ एरिया पर कितना वृद्धि होगी। ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट। अब एरिया किस पर प्रोपोर्शनेट हो रही है, रेडियस पे। और हमें दिया क्या है, डायमीटर। एरिया हमारा रेडियस पर डिपेंड करता है, हमको दिया है डायमीटर। लोगों को लगता है कि डायमीटर 10% बढ़ा तो रेडियस 5 आधा हो जाएगा। डायमीटर 10% बढ़ा तो रेडियस 5 हो जाएगा। लोग ये सोच के सॉल्व करते हैं, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आधा किया तो आप आधे हो जाएंगे परीक्षा में, ध्यान रखना। हाँ, रेडियस का दूना डायमीटर और डायमीटर का आधा रेडियस ये होता है, लेकिन परसेंटेज चेंज सेम होता है। जैसे आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, अगर हमारा ये रेडियस 50 है, डायमीटर कितना हो जाएगा, पहले में अंतर है। हम 50 को 25 कर दिए तो इस हिसाब से डायमीटर कितना होगा, जो आप कह रहे हो है। लेकिन जरा परसेंटेज चेंज देखो, कितना परसेंट कम हुआ। अरे 50 से 25 हो गया तो कितना परसेंट कम हुआ, डायमीटर कितना परसेंट कम हुआ। जितना परसेंट रेडियस कम हुआ उतना ही परसेंट डायमीटर भी कम हुआ। तो क्या कंसेप्ट निकला, परसेंटेज वेरिएशन आर सेम बट अमाउंट वेरिएशन आर डिफरेंट। यही तो लॉजिक है इसका। यही तो आप चाहते थे बोल दे रेडियस डायमीटर प्लस रेडियस 5 साल आएंगे और उसके बाद ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत आप चाहते हैं कि अब ये कैसे लगेगा जी। तो आप ध्यान से देखो, डायमीटर 10% प्राइस का मतलब साफ-साफ रेडियस भी 10% बढ़ेगा। और रेडियस 10% बढ़ेगा, 10 से रेडियस कितनी बार, 2 बार, और उसका मल्टीप्लाई करोगे तभी एरिया आएगा 100 121। कितना परसेंट से बढ़ा, समझिए ना, कितना परसेंट बढ़ा। हाँ, ऑलरेडी आप लोग पढ़े कि नहीं, आर्टिकल पढ़ चुके हैं। अच्छा, अभी आर्टिकल नहीं पढ़े। सर्कमफ्रेंस 10% से बढ़ा, सर्कमफ्रेंस 10% से बढ़ा। अगर सर्कमफ्रेंस 10% से बढ़ा तो बताओ एरिया पे प्रभाव क्या पड़ेगा। एरिया पे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यार हमको तो एरिया के लिए क्या चाहिए, रेडियस के बारे में चाहिए, और हमको दिया क्या है, सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि। हमें बस क्या, लेकिन देखो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई तो कांस्टेंट है, यानी सर्कमफ्रेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू रेडियस। इसका मतलब कि सर्कमफ्रेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है रेडियस से। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस अगर 10% बढ़ा तो ये तभी पॉसिबल है जब रेडियस भी 10% बढ़ेगा। अगर सर्कमफ्रेंस 10% घटा ये तभी पॉसिबल है जब रेडियस भी 10% बढ़ेगा। तो सीधा समान बात है, अगर मां खुश है तो तभी पॉसिबल है उसका बच्चा खुश है। अगर मां बच्चे के बीच में रिलेशन नहीं है तो, या मां दुखी तभी है उसका बच्चा दुखी है, या वो बीमार है, परेशान है, ठीक है ना। ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस 10% बढ़ा है तो गारंटी है कि रेडियस भी कितना बढ़ा होगा, 10%। और रेडियस 10%, रेडियस 10 से 11, फिर 10 से 11, ये रेडियस यहाँ 100 और 100, तो फिर आंसर आ गया 21। बार 21 आ रहा है। तो आपके पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 21 का है, पढ़ नहीं किया आपको, क्या है, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल नंबर 21 बहुत फेमस आर्टिकल है। अभी मैं पेपर देने गया था रेलवे का, उसमें साफ साफ पूछ गया था इनमें से आर्टिकल नंबर 21 में क्या है। बहुत फेमस है आर्टिकल, खूब पूछता है, मतलब रिपीटेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। हां, अभी सर तो पढ़ाई है, सर तो पढ़ाएंगे, सर तो के पास काफी अच्छी नॉलेज है। आर्टिकल नंबर 21, देखो 21 यहां पे कई बार आता है, इसमें पूछे हर आंसर 21 आता है। आर्टिकल नंबर 21 में आपको मिलता है राइट टू प्राइवेसी, जीवन जीने का अधिकार। नहीं समझे, जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने का अधिकार किसको भैया, सबको है, समझ लेना। हां, तो जीवन, अब तुम बोलने पहले तो कोई बात कर रहा है, जीवन जीने का अधिकार किसको है, हां सबको है, हमको भी है और आपको भी है। और जीवन जीने का अधिकार किसमें है, जीवन जीने का अधिकार 21 में है। किसमें है, हां आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार किसमें है, 21 में है। कुछ बात नहीं, पूरा खुल के बताना पड़ रहा है हमको। अब आपको याद रहेगा भाई, जीवन जीने का अधिकार किसमें है, जीवन जीने का अधिकार 21 में है। अब तुमसे पूछेगा आर्टिकल नंबर 21 में क्या है तो तुम कभी नहीं बोलेगा। जीवन जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जीवन जीने का अधिकार किसको है, सबको है। और किसमें है, 21 में है। देखिए कितना शानदार तरीके से तुमको याद कर दिया मैंने आर्टिकल। अब छापो, हाँ बोलिए। क्वेश्चन पूछो। तो बताइए गोले के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, बताइए आप गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, कोई बोलेगा नहीं। गोले का आयतन का फार्मूला नहीं, सर्कमफ्रेंस नहीं, आयतन का फार्मूला, आयतन जल्दी आप बताओ, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, जल्दी बैठ जाओ, याद रखो फार्मूला। अब देखो तुमको फार्मूला नहीं याद लगा सवाल नहीं लगा पाओगे, फार्मूला याद होना जरूरी है। तो गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई खत्म। तो गोले का आयतन क्या हो गया, आर क्यूब, यानी गोले का जो आयतन है वो रेडियस का क्यूब है। इसका मतलब गोले का आयतन में रेडियस कितनी बार इनबिल्ट है, 3 बार, यानी 3 बार रेडियस का मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। और हमको वॉल्यूम में ही परसेंटेज चेंज चाहिए, क्या ना, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो आयतन किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, प्लीज यहाँ पे डिपेंड कर रहा है हमारा वॉल्यूम, ठीक है ना। अब आप रेडियस को 3 बार बढ़ाओगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। रेडियस कितने परसेंट बढ़ा बोला है, 10%, 1/10 तो 10 से 11, 1 बार रेडियस लिया, कितनी बार रेडियस लेना है, 3 बार। अच्छा बताओ ये 3 बार रेडियस मैं अपने मन से लगाऊंगा फार्मूला देख के, अब फार्मूला नहीं पता लगा तो पाएगा। अब बताओ इनका भाग करूंगा क्या करूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम। अब यहाँ पे 1000 और 1300
अच्छा बताओ बच्चे, अगर परसेंट बताना है तो 1 अंक पे 10 -100 बनेगा, यहाँ भी 1 अंक पे 1600 और ये 33.1%, 33.1%, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। फार्मूला नहीं पता रहेगा, पता रहेगा, आराम से कर लेंगे। समझ आ रहा है? लगाओ गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? देखो बता, कर सरफेस एरिया, हां 4 पाई r क्यूब नहीं होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। हाँ जी, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ब्रदर, अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 22.22% से बढ़ जाए और चौड़ाई 33.33% से घट जाए तो आयताकार मैदान में के परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। आयताकार मैदान के परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। चलो देवी खड़े जाओ, आप बताओ आयताकार मैदान के परिमाप क्या होता है? 1/2 लंबाई बड़े चौड़ाई। वाह वेरी नाइस, बैठ जाइए। आयताकार मैदान का जो पेरीमीटर होता है वो 2 ब्रैकेट में l + b, पता नहीं कहाँ से फार्मूला तुम लोग पढ़े हो, ऐसा ऐसा बता रहे हो, कसम बता रहा, मन करा उठा पड़े थे तुम लोगों को, उठा पड़ के 5 बाटी पकाओ ऐसे ऐसे फुटबॉल की तरह। समझो मैं आपको बता देता हूँ, किसी का नहीं, किसी का भी अगर परिमाप पूछता है, पेरीमीटर पूछता है, परिमाप का मतलब बाहरी दायरा, क्षेत्रफल का मतलब ये अंदर, जैसे मान लो ये क्लासरूम है, हमने कहा इसका परिमाप बताओ, परिमाप का मतलब कि एक पॉइंट से शुरू करो और पूरी बाहरी दूरी नापते हुए उस पॉइंट पे आ जाओ, जो लो पेरीमीटर होगा। जैसे मैं कहूँ मैं एक आकृति बना रहा हूँ, हमने ये डिस्टेंस ए लिया, ये डिस्टेंस बी लिया, ये डिस्टेंस सी लिया, ये डिस्टेंस ई लिया, डी लिया, ये डिस्टेंस ई लिया, हमने कहा इसका परिमाप बताओ, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से चलना है a + b + c + d + e। अब मेरे लाल तुमको इसका भी तो परिमाप बताना था, तो देखो ये भी l है, ये भी कहीं से चलो b + b + l + l, दो बार l दो बार b, दो कॉमन l + b नहीं चलेगा। परिमाप मतलब बाहरी एरिया, बाहरी दायरा होता है। अपना समय भी हो गया तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहीं तक छोड़ेंगे, ठीक है ना, मुझे समझाने में इसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर क्या पता है, अब क्यों है इसको जानना है हम लोग को, ठीक है ना। तो आज कहते करते कल मिलेंगे तो समझाएंगे इसको, कल नहीं नेक्स्ट डे, कल तो छुट्टी है ना संडे। यहाँ तक पहुँच गए बच्चे, 70 ये हो गया था, ये हुआ था, नहीं हो पाया ना। यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 22.22% से बढ़ जाए, लंबाई 22.22% से बढ़ जाए, चौड़ाई 33.33% से घट जाए, चौड़ाई घट जाए 33.33% मतलब 1/3 से घट जाए, 22.22/9 से। तो बताइए आयताकार मैदान के परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन, आयताकार मैदान के परिमाप में ये लंबाई है, ये चौड़ाई, आयताकार मैदान के परिमाप में, ठीक है ना। देखो आयताकार मैदान का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाहरी दायरा, पेरीमीटर का मतलब होता है बाहरी दायरा। जैसे यहाँ से शुरू किया और आपने तो ये पेरीमीटर, ये जो बाहरी डिस्टेंस है ना, इसको जोड़ लो तो ये क्या निकलता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर b = 2 ब्रैकेट में l + b, ठीक है ना। तो आपका पेरीमीटर में परसेंटेज चेंज बताना है, तो पहले पता होना चाहिए कि पेरीमीटर किस पे डिपेंड करता है। तो 2 तो कांस्टेंट है, पेरीमीटर प्रोपोर्शनेट क्या है, l + b। तो पेरीमीटर किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई पर। आप सभी लोगों को ये लगता है, हालांकि पेरीमीटर लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यही मिस्टेक है आप लोगों का, जिसकी वजह से सॉल्व करते हैं। आप क्या सोचेंगे कि फार्मूले के नेचर पर डिपेंड करता है, लंबाई बढ़ा तो 9 से 11 करेंगे, चौड़ाई घटा 3 से 2 कर देंगे, लंबाई का जोड़ रहा है आप जोड़ देंगे उसको, जैसा नेचर दिखा रहा है वैसा सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो फिर आपके कैलकुलेशन में कुछ आंसर आ जाएगा, संयोग से आंसर ऑप्शन मिल गया आप टिक भी कर देंगे। आप लोग ये सही है, जबकि ऐसा नहीं है क्या, जरा ध्यान देना कि लंबाई और चौड़ाई पर पेरीमीटर नहीं डिपेंड कर रहा है। आयताकार मैदान का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के योग पर निर्भर कर रहा है, एडिशंस पर निर्भर कर रहा है, जबकि लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं कर रहा है। रीजन है बच्चे, जैसे देखो z = x + y, तो जो z है वो x पे डिपेंड कर रहा है और y पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है। z x और y के सम पे डिपेंड कर रहा है, z x और y के योग पे डिपेंड कर रहा है, समझ ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y के योग पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों z 10 है और x है 6 और y है 4, 10 हो गया। अगर z x और y पे डिपेंड करता तो x और y के वैल्यू होने से z वैल्यू होना चाहिए। देखो मैंने x को कर दिया 7 और z को कर दिया 3, y को कर दिया 3, तो z कितना हो गया, x y बदला कि नहीं बदला, x 7 हो गया, y 3 हो गया, x y बदला ना, लेकिन क्या z बदला, z कब बदलेगा, जब x y का सम बदल जाएगा। इसका मतलब कि z जो है ना वो x y पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, z जो है वो x y के सम पे डिपेंड कर रहा है। z कह रहा है आप x बदलना चाहते हो बदल लो, आप y बदलना चाहते हो बदल लो, बस हमारा सम नहीं बदलना चाहिए। अगर सम बदल गया तो हम प्रभावित हो जाएंगे। तो ध्यान रखें z x और y पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है, बल्कि उसके सम के प्रोपोर्शनेट है। आप जैसे वैल्यू पुटिंग पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा में पढ़ेंगे अभी, वैसे ही यहाँ पे पेरीमीटर l + b, तो परिमाप लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड नहीं है, लंबाई चौड़ाई के योग पे डिपेंड है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, CM, क्योंकि जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इसके बदलने से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम निकाल भी नहीं पाएंगे। अगर उसका योग चेंज होता तो हम प्रभाव निकाल लेते, इसलिए आंसर विल बिकम CND। ये तो मैंने कंसेप्चुअल समझाया, लेकिन एक आपको थंब रूल दे रहे हैं कि अगर किसी भी फार्मूले में प्लस माइनस दिखाई पड़े तो ऑलवेज आंसर CND होता है, कैन नॉट बी डिफरेंट। अगर प्लस माइनस दिखा तो ऑलवेज CND, ठीक है ना। नोट करो, फिर मैं भी लाइन बोलूंगा लिखना, वैसे आप इसको भी नोट कर लेना उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जांपल, बाकी अपना पार्ट तो नोट करना ही है। नोट करो, तुम लोग संख्या बस इतनी आई आज, आने में दिक्कत हो रहा है, आराम से। देखिए एक लाइन बोल रहे हैं,
यहाँ आयताकार मैदान का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के साथ आयताकार मैदान का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रखता। आयताकार मैदान का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रखता। आयताकार मैदान का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के साथ डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रखता। डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रखता, जिससे आयताकार मैदान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकते। जिससे आयताकार मैदान के परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकते। आयताकार मैदान के परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकते। आयताकार मैदान के परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। ये सवाल करते पाओगे? ऑप्शन डी। देखो यहाँ भी क्या है, यदि घनाभ की लंबाई इतना परसेंट बढ़ जाए, चौड़ाई इतना परसेंट बढ़ जाए, ऊंचाई इतना परसेंट बढ़ जाए, तो बताइए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL। इसमें 2 कंस्टेंट है, तो टोटल सरफेस एरिया प्रोपोर्शनेट है LB + BH + HL। तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि ये लंबाई चौड़ाई के L × B, L × B, B × H, H × L के योग पर डिपेंड कर रहा है। मतलब इनका मल्टीपल का योग पर निर्भर है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड। इसलिए आंसर विल बिकम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमको पहले बोल दिया जहां प्लस माइनस देखो आंसर ऑलवेज 99% चांसेस होते हैं CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सही है ना? हां, लेकिन फिर भी एक बार देखना बनता है, एक बार आप देख लें, बट इसका आंसर 99% CND होता है। नोट कर लें। देखो बच्चे, गैस का दाब तापमान के समानुपाती है। गैस का जो प्रेशर है वो तापमान के क्या होता है? समानुपाती। और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। जो गैस का प्रेशर है वो तापमान के समानुपाती और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। यदि तापमान को 40% से बढ़ा दें, तापमान को 40% से बढ़ा दें, तापमान को 40% से बढ़ा दें, तापमान को 40% से बढ़ा दें और आयतन को 20% से घटा दें, वॉल्यूम को 20% से क्या कर दें? घटा दें, मतलब 1/5 20% से क्या कर दें? घटा दें, बढ़ा दें 20% से घटा दें। तो गैस के दाब में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? गैस के दाब में प्रतिशत परिवर्तन, प्रेशर में प्रतिशत परिवर्तन, प्रेशर इक्वल टू टेंपरेचर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना? अब हमको बताओ, गैस का जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तापमान पे और वॉल्यूम पे। तापमान वॉल्यूम दोनों इफेक्टेड होगा तो प्रेशर पे प्रभाव पड़ेगा। तापमान में वॉल्यूम से भाग देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। बोलो सही बात है। तापमान कितना बढ़ा? 40%, इसका मतलब 5 से 7 ये तापमान हो गया। वॉल्यूम देखो 20% घटा तो 5 से, अब बच्चे इसको भागी तो देना है, क्या मिल जाएगा प्रेशर? तो 5 में 5 से भाग 1, 7 में 4 से भाग 7/4, 3 4 रेशियो 7, 4 की चीज 7 मतलब 3 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 75। इसको लेके देखो, सुनो, अगर मान लो यहाँ पे कोई स्क्वायर होता, जो स्क्वायर होता वो 2 बार होता, इसका रेशियो कितनी बार लिखते? 2 बार लिखते। ये कहानी है। ठीक है, तो आप लोग भी संगम है कि नहीं? कितने लोग नहाए इसमें संगम? अच्छा, आप लोग नहाएंगे तो दो दोस्त मित्र मंडली में गए होंगे आप लोग। संगम नहाने की कोशिश मत करिए, जहाँ भी आपको जगह मिले स्नान करने का वहाँ कर लीजिए, क्योंकि संगम और गंगा दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक पानी पावत है ना, पानी छुआ पानी छू लिया, वही वाली कहानी है। तो पानी है संगम का और संगम गंगा नदी में मिल जाते हैं। जो वाराणसी में गंगा बह रही है उसमें संगम का पानी मिला हुआ है, तो जो वहाँ आएगा उसको कम पानी मिलेगा। सब ब्लॉक में है, पूरी तरह से ब्लॉक में है, मतलब बहुत पेनफुल कंडीशन है। अभी तो तुम जितने भी श्रद्धालु आए ना, ये वापस नहीं गए हैं। रीजन क्योंकि 3 तारीख को बसंत पंचमी का भी साइज स्नान है। तो जो दूर से आए हैं उनका प्लान क्या है? वो यहाँ नहाए, उसके बाद संगम को घूम रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो बड़े बड़े बाबा लोग प्रवचन कर रहे हैं, उस पंडाल में रुके हुए हैं, प्रवचन कर रहे हैं, मेरा भोजन मिल ही जा रहा है और चाप खा के वहीं पे और बैठे हुए हैं। अभी 3 तारीख को फिर स्नान करेंगे। हम लोग तो गए थे उस दिन, 29 तारीख को दिन हुई थी। उस दिन जहाँ पे पकड़ हुआ था उससे करीब 150 मीटर पहले थे और हम लोग गए इसीलिए सिर्फ क्योंकि अपनी कंपनी के एक तो CEO ने मुझे सर हैं, उसके बाद एक हायर पोस्ट है COO जिस पे अपने सुभाष भौमिक सर हैं, तो भौमिक सर उस दिन आ गए थे। तो कोई बहुत अच्छे इंसान है, तो आए तो यार हम आए हुए तो स्नान कर लेते हैं। उनके पास छुट्टी का मौका कम था, जोधपुर से आए थे, तो हम कुछ टीचर्स भी लोग थे, तो चलो इसी बहाने हम लोग भी स्नान कर लेंगे, तो इसलिए हम लोग चले गए थे। लेकिन हम लोग तो 20 से 30 मीटर हम लोग उस भीड़ में घुसे थे। मतलब गंगा घाट से 200-300 मीटर तक का बहुत पेनफुल ट्रैफिक, मतलब पेनफुल ऐसा भीड़, मतलब जिसमें आपके सांस फूलने लगेगा। आप जाओ लोग लोग उसको हम लोग वो है कहाँ सुरक्षित है कि चोट लगी है? प्रशासन बोल रही है लड़ जा रहे हो प्रशासन से। आप जा बात है, ठीक है ना? समझ गए डिस्टेंस का। अगर प्रोपोर्शनल डाउन पे तो एक यहाँ पे डिस्टेंस थी। अब आप ये कह सकते हैं कि सर इस फार्मूले में आपने कंस्टेंट लगा दिया, बाकी फार्मूले में आपने कंस्टेंट नहीं लगाया। ऐसा जैसे यहाँ भी तो कंस्टेंट आ सकता था, P प्रोपोर्शनल T/V, P = K × T/V हो सकता है, लेकिन हमने कंस्टेंट नहीं लिखा है। ध्यान दो, इसके पीछे कारण है। देखो जिस फार्मूले के बारे में हमने पढ़ा है, इस फार्मूले के बारे में हम जानते हैं, इस फार्मूले का कैलकुलेशंस हमने कक्षा 6 7 9 10 से लेकर आज तक किया है। हाँ ठीक है, आपको याद नहीं फार्मूला, कोई अलग प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने सुना है इस फार्मूले को सुना है, क्या नहीं आया बोला, लेकिन इसके बारे में तुम जानते हो उसमें बाय डिफॉल्ट कंस्टेंट की वैल्यू हमेशा बनाते हैं। जैसे अभी तुम देखो प्रेशर इक्वल टू टेंपरेचर अपॉन वॉल्यूम, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में समताप का नियम, ठीक है ना? कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर लॉ पढ़ा होगा आपने, तो प्रेशर इक्वल टू टेंपरेचर अपॉन वॉल्यूम फार्मूला पता है, इसलिए यहाँ की लिख दी उसकी वैल्यू नहीं आती। लेकिन जिस फार्मूले के बारे में तुमने जिंदगी में सुना ना पढ़ा, तो तुम्हें भविष्य में मिलने वाला है, वहाँ कभी ताल्लुका भी नहीं रहा है, उसमें कंस्टेंट की वैल्यू नहीं मानेंगे। जैसे इसमें एक ट्रेन का जो किराया है, कि क्या ट्रेन के किराया निकालने का फार्मूला जानते हैं? अरे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सा फार्मूला लगाती है, वो लोग जाने। ट्रेन के किराया निकालने का फार्मूला हमें नहीं पता, तो ट्रेन के किराया निकालने का फार्मूला हमें नहीं पता, इसलिए कंस्टेंट की वैल्यू को नहीं मान सकते, के लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना? इसलिए अब तुम देखना है, यदि एक व्यक्ति को यहाँ तक तुमने बच्चे कर लिया है, उसके आगे यदि एक व्यक्ति 36 रुपये देकर 144 मीटर की यात्रा करता है, एक व्यक्ति है 36 रुपये दिया है और 144 किलोमीटर की यात्रा किया है, यहाँ 12 दें 36 की वैल्यू
बात 36 की वैल्यू 3 है, ठीक है। आगे यदि किराया 25% से बढ़ा दिया जाए, यदि किराया ही है ना, यदि 25% से क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, किराया 25% से बढ़ा दिया जाए, 36 है, इसको 25% 1 बटे 4 4 9 36 9 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, किराया 25% से बढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति पहले से कितना प्रतिशत अधिक दूर जाएगा। तो चलो 45 हो गया। अब के का मान कितना है, देखो के का मान 3 है, 3 कितना अधिक दूर जाएगा, तो पहले दूरी निकाल लें। अब 3 से काटोगे तो 15, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, d = 225। तो अगर वो ये पूछता कि आज कितना किलोमीटर जाएगा, 225, आज कितना किलोमीटर पहले से अधिक जाएगा, तो 144 225 का डिफरेंस कैसे, ये दो सवाल बनते हैं। आज कितना दूर जाएगा, 225, आज कितना दूर अधिक जाएगा 81, लेकिन हमसे क्या पूछा है, आज कितना प्रतिशत अधिक दूर जाएगा, तो 81 अधिक जाएगा किससे, पहले से, यानी 144 × 100 सॉल्व कर लो, 56.25% ही कितना अधिक दूर जाएगा, 56.25% दूरी अधिक जाएगा, ठीक है। और दो सवाल बनता है, कितना अधिक दूर चलेगा 81, कितना आज चल रहा है 225, ठीक है। हो जाएगा 331 बटा क्या हो जाएगा 1331 बटा 1331 बटा 1000। यदि किसी गोले का आयतन इतना % से बढ़ा दिया जाए तो बताइए गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो कह रहा है गोले के आयतन में इतना % वृद्धि हो जाए तो गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, अच्छा बताओ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनेट r क्यूब, वॉल्यूम प्रोपोर्शनेट r क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनेट r क्यूब। तो यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा भैया, वो प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, ये होगा रेडियस क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। हमसे पूछा क्या है, गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कर्व सरफेस एरिया, ये क्या होता है, ये पाई r 4 पाई r स्क्वायर होता है। हमसे ये पूछा है कि गोले का वक्र पृष्ठ में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो 4 पाई है, तो कर्व सरफेस एरिया प्रोपोर्शनेट जो हो जाएगा वो रेडियस 2 बार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया रेडियस कितनी बार मिल रही है इसमें, 2 बार। और हमें कर्व सरफेस एरिया में चेंजिंग बतानी है तो हमें रेडियस में चेंजिंग चाहिए। अब रेडियस में चेंजिंग परिणाम से निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में पता है, वॉल्यूम का अगर क्यूब रूट निकालने क्या निकलेगा रेडियस, तो वॉल्यूम हमारा कितना % बढ़ा, इसका मतलब 1000 था तो 331 बढ़ के क्या हो गया 1331, ये वॉल्यूम है, इसका क्या निकाला जाए क्यूब रूट, तो हमें रेडियस आएगा 10 से 11, तो कितना बढ़ा 1 किससे 10 से, इसका मतलब कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया, तो रेडियस 10% बढ़ा और रेडियस का 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 10 से 11, 10 से 11, तो 10 का हमें 100 और 11 का हमें 121, तो कितना % बढ़ा 21% से बढ़ा, कितना % से बढ़ा भैया 21% से 21%, 21%, ठीक है 21%। चलेंगे बोलो, यदि किसी शंकु की ऊंचाई है ना, किसी शंकु की ऊंचाई 6.25% से घट जाती है तो 1 बटा क्या हो जाती है, 1 बटा 16, कितने % से क्या होती है, घट जाती है 1 बटा 16, और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाती है और रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब घट के कितना हो जाए 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन 40% घट जाए, शंकु का आयतन वॉल्यूम 40% से क्या हो जाए, घट जाए। तो बताइए शंकु की त्रिज्या, पहले शंकु की त्रिज्या से कितना कम है, पहले से कितना कम हो गई। अब आपको बताइए पूरे क्वेश्चन में किस फार्मूले की बात हो रही है, बोलो किसके वॉल्यूम की, शंकु के आयतन ये होता है कितना 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 खत्म तो वॉल्यूम जो है वो r स्क्वायर इंटू किसके बारे में पूछा है, रेडियस के बारे में पूछा है, तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन, तो रेडियस बराबर √v बाई, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम और हाइट का भाग देके उसका वर्गमूल निकाल दो, वॉल्यूम और हाइट का भाग देके उसका वर्गमूल निकाल दो तो हमको रेडियस मिल जाएगा। इसका मतलब कि वॉल्यूम कितना है 40% घटा तो 5 से 3, 5 से 3 ये क्या है वॉल्यूम, 5 से 3 ये है वॉल्यूम, 5 से 3 ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना घट गया। हाइट, हाइट कितना है 16, तो 16 से 1 कम 15, हाइट वॉल्यूम हाइट का भाग दो तो ये आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन हाइट, कितना आएगा भैया 5 बटा 3 बटा सॉरी 1 बटा 5 हो जाएगा 25, हो जाएगा 16, ये क्या है वॉल्यूम अपॉन हाइट, इसका वर्गमूल निकाल दें, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकलेगा 5 से ये क्या आ जाएगा रेडियस, इसका मतलब जो आपका रेडियस है आगे आपका क्या 5 से 4, तो रेडियस अभी आपका कितना हो गया 4, कितना हो रहा है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाए, त्रिज्या 4 नहीं कितना हो जाए 15, मतलब फाइनल दे रहा है तो 4 के 12 फुल स्टॉप, कितना बचेगा 3 ना, 4 से 28 3 3 16 तो बताओ त्रिज्या पहले से त्रिज्या कितना कम है, तो त्रिज्या जो है वाली वो पहले से कितना कम है, तो 1 कम है, और 1 की वैल्यू 3.75 टाइम्स, ये 3.75 है, ये 3.75 है, ये 3.75 है। बेस्ड ऑन फार्मूले में बस हमेशा तुमको बात समझ आनी चाहिए, फार्मूला पता है तो सारा काम बनेगा, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर है, फार्मूला नहीं पता है तो जो यहाँ तो ये आपसे समझ।
एक इंजन बिना किसी डिब्बे के 20/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, मतलब इंजन में कोई डब्बा नहीं लगा है, केवल इंजन चल रहा है 20/3। ट्रेन की जो गति है वो ट्रेन की गति में जो कमी है वो इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुपाती है। मतलब ट्रेन की स्पीड में कमी मतलब डेल्टा एस इसके प्रोपोर्शनल है, उसमें लगे नंबर ऑफ बोगी के वर्गमूल डब्बों की संख्या के वर्गमूल के। यदि केवल 4 डब्बे इंजन से जुड़ते हैं तो चाल ये हो जाती है। बताओ अधिकतम एक इंजन कितने डब्बे खींच सकता है? तो इसका मतलब डेल्टा एस बराबर है, डेल्टा एस डेल्टा एस को बराबर होगा तो जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट का मान नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड में कमी का फार्मूला हमें नहीं पता है। तो डेल्टा एस का मतलब समझते हैं ना, फिर से पढ़ा होगा s1 - s2 और k और यहाँ पे होगी। जब आपके कोई बोगी लगी नहीं थी तो स्पीड क्या थी 20/3। पहला केस जब इसमें हमने 4 बोगी जोड़ा ये हो गया 50/9 के, लेकिन ये बोगी कितनी एक मान इससे आ जाएगा, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 9, 3 3 का 9, 60 में से 10 50 आएगा 10, यहाँ के यहाँ 2, तो आपका जो के का मान आएगा वो 5/9 हो जाएगा। तो के का मान आ जाएगा 5/9, के का मान कितना होगा 5/9, तो के का मान 5/9, के का मान 5/9, तो के का वैल्यू जो है वो 5/9 आ गया। अब क्या बताओ एक ट्रेन कितनी बोगी मैक्सिमम खींच सकता है? तो आओ जब कोई भी इंजन में बोगी नहीं थी तो स्पीड 20/3, मैक्सिमम कितनी बोगी खींच सकता है? हम बोगी जोड़ते गए इंजन खींचता गया, बोगी जोड़ते गए इंजन खींचता गया, एक ऐसी स्थिति आई हमने बोगी जोड़ा इंजन रुक गया, तो हमने इतनी बोगी जोड़ी कि इंजन की स्पीड क्या हो गई 0, इंजन खींच नहीं पा रहा बराबर के का मान 5/9 अंडर रूट ये बोगी 5 चौके 3 3 का 4 3 12 स्क्वायर कर दोगे तो बी की वैल्यू 100। तो कितनी बोगी हो सकती है भैया? लेकिन आंसर 140 है। ये कह रहा है कि याद कीजिए कि एक इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है। ये तो 140 बोगी है कि खींच ही नहीं पाएगा, शून्य हमने निकाला है 140 बोगी। अगर वो बोलता कि कितनी बोगी जोड़ दें कि स्पीड शून्य हो जाए तो 140, लेकिन निकाला कि नहीं इंजन खींच सके तो एकदम 143, ये सही है। समझ रहा है ना? बहुत शानदार सा सवाल है ये, 143 24 आंसर नहीं हो सकता, कह रहा है खींच सके 143, ठीक है ना? चलो आज के लिए नहीं करेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्या क्वेश्चन नंबर था 80? ये हो गया था। चलो एक हार का मूल्य उसमें लगे मोतियों की संख्या के अनुक्रमानुपाती, एक हार का जो प्राइस है उसमें लगे मोतियों की संख्या के समानुपाती, और इसके साथ यह मोती की त्रिज्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, मोती का जो रेडियस है उसके वर्गमूल के प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब कि P = प्राइस = कांस्टेंट के n × अंडर रूट रेडियस। क्यों? क्योंकि देखो भाई मोती के जो हार है उनके प्राइस निकालने का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो हम कांस्टेंट k की वैल्यू को 1 नहीं मानेंगे, ठीक है ना? अब आगे बढ़ो, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सवाल हमारा ये है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 75 मोतियों के हार का मूल्य 150, 75 मोतियों का जो हार है उसका मूल्य 150 है, के 75 मोती n का मूल्य, रेडियस 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले, तो 75 × 150 के का मान देखो बच्चे आ गया, एक नहीं क्या है 2 है। अब कह रहा है कि तो बताइए 100 मोतियों वाले हार जिसका मूल्य 600 रुपये है उसका रेडियस क्या है? जिसका मूल्य 600 रुपये है, के का मान 2 है, मोतियों कितने हैं 100 मोतियां हैं, तो रेडियस क्या है r पूछा है, तो 200 का 3 गुना रूट r = क्या हो जाएगा 3। अब बोथ साइड क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर, तो r = 9 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना होता, फार्मूला का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कल एक नया न्यूज़ देखने को मिला कि सोशल में भी बता रहे थे, जिसमें किसी का ध्यान नहीं गया और संगम से ज़्यादा बड़ा वो हादसा हो गया था। आग भी लग गई, संगम मध्य भाई इसमें बहुत बुरा हाल चल रहा है, कहीं कुछ भी हो। आपसे कह रहे हैं कुछ टाइप थोड़े ज़्यादा ही पॉपुलर होते हैं, तो उसको मैं आपको बता ही देता हूँ, टिक लगा देता हूँ। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं ये सभी के सभी प्रश्न मैक्सिमम सक्सेसिव पर बेस्ड है। बेस्ड ऑन सक्सेसिव समझते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद अगला स्टेप, फिर उसके बाद अगला स्टेप, फिर उसके बाद अगला स्टेप, सक्सेसिव, तो मैक्सिमम सवाल सक्सेसिव पे। बाकी कुछ सवाल इन जनरल है, जैसे ये सवाल है, एक नगर की जनसंख्या 18,900, एक नगर की जनसंख्या 18,900 है, जिसमें पुरुष और महिला है। 18,900 में पुरुष भी है और महिला भी है। कह यदि कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, पूरी जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है और शेष क्या है महिलाएं हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 50% पुरुष विवाहित है, सॉरी कितने % महिलाएं विवाहित है। लोग इसको अगर इन जनरल बेसिक लगाने की कोशिश करें, देखो मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो विद्यार्थी का सबसे पहले लेवल पहुंचता है। इन जनरल इसको बेसिक लगाएं तो कैसे करते हैं पता है। एक नगर की जनसंख्या है 18,900, ये नगर की जनसंख्या है 18,900, 18,900 नगर की जनसंख्या है जिसमें पुरुष भी है महिला, इसी में पुरुष भी इसी में महिला। कह यदि कुल जनसंख्या का 4/9 पुरुष है, कुल जनसंख्या का 4/9 निकालोगे तो क्या आएगा पुरुष, तो 4/9 निकालोगे तो मेरे हिसाब से ये 84 आ जाएगा, 8400। अब ये 8400 क्या हो गए मेल पुरुष, तो शेष कौन होगा फीमेल, इस पूरे में से 8400 निकाल दो तो बच जाएगा 10,500। ये क्या हो गया महिला, ये तो कहाँ है, ये 4/9 पुरुष, पहले तो यहाँ पे कैलकुलेशन करो, उसके बाद ये पुरुष है इसमें से घटाओ फिर महिला निकालो। तो कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है, तो 50% पुरुष विवाहित है तो इसका 50% आधा बहुत लोग 2 से भाग देने लगेंगे, वो लोग 2 से भाग देंगे, 2 4 2 दूना 4 ऐसे भी करेंगे। अब 4200 पुरुष विवाहित हो गए, हमसे कह बताओ कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। अगर 4200 पुरुष विवाहित हो गए तो महिलाएं कितनी विवाहित होंगी, इसमें बहुत सोचने की बात नहीं, एक पुरुष के साथ एक ही महिला विवाहित होती है। अगर 4200 पुरुष विवाहित हो गए तो 4200 महिला विवाहित होगी, इसे बहुत सोचना है क्या।
है, वो जमाना चला गया कि एक पुरुष के साथ कई महिलाएं विवाहित रहती थी, वो अकबर का जमाना था, ठीक है ना। तो 4200 अगर पुरुष विवाहित तो महिलाएं कितनी विवाहित होगी, 4200, तो 4200 महिलाएं विवाहित हो गई, किसमें से, महिलाओं की संख्या में से। महिलाएं कितनी है, 10,500 इंटू सॉल्व करोगे बच्चे कितना आएगा, 40%। ये है इन जनरल बेसिक। 40% फीमेल आर मैरिड, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको मैं अभी से नहीं शुरू से कह रहा हूँ, एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी प्रश्न में, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, मिक्सचर एलिगेशन से, ऐसा ही कोई भी टॉपिक हो, अगर किसी प्रश्न के अंत में आपका आंसर परसेंटेज में है, आपका आंसर रेशियो में है, आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कोशिश क्या करो कि क्वेश्चंस में दिए हुए जो न्यूमेरिक नंबर्स वाली वैल्यूज हैं उनका इस्तेमाल हम कम करें, उसका इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर परसेंटेज में है, नंबर में तो मेरा आंसर है ही नहीं, तो नंबर से हम क्यों लड़ें। जैसे हमारा अगर मान लो काम देवी से है तो हम डायरेक्ट देवी से बात करेंगे, हम इन देवी से बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, जब डायरेक्ट हमारी देवी से बात नहीं हो पाएगी तब इनके बारे में जानकारी इनसे ले सकते हैं कि भाई इनसे बात करनी है, क्लास में नहीं आ रहे हैं, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, इनकी जानकारी हम तब ले सकते हैं। और हम लोग करते हैं बात इनसे करनी है, अब शुरू करते हैं वाले से लेना, डायरेक्ट बातचीत करो, तुरंत मामला समाप्त, समझ रहे हैं, कोई भी काम। तो क्वेश्चंस में भी यही प्रिंसिपल लागू है। अगर आपका आंसर परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो में है ना, तो आप क्वेश्चन में दिए हुए परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो से लड़ो, आप नंबर्स को थोड़ा अवॉइड करो, जरूरत नहीं होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन 90-95% केस में नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ देखो, एक नगर की जनसंख्या 18,900 है, ठीक, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, जिसमें पुरुष और महिला है, ठीक। यदि कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, ध्यान देना, कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, तो पढ़ना लिखना आता है ना, कितना पुरुष है, 4, कुल जनसंख्या कितनी थी, तो महिला कितनी हो गई, अब 50% पुरुष विवाहित मतलब 2, तो 2 महिला विवाहित हो गई, तो कितनी महिला विवाहित हुई, 2, किसमें से, अब तुम खुद इमेजिन कर लो कि तुम्हें नंबर के साथ कैलकुलेशन करना था या इन फ्रैक्शंस के साथ करना था। ये ज़्यादा फास्ट हो रहा है, ज़्यादा इजी है, स्मूथ है, वहाँ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। यहाँ अगर मैं पूछता कि बताओ कितनी महिलाएं विवाहित हैं टोटल पॉपुलेशन के सापेक्ष, 2/9 मतलब 22.22%। कितनी महिलाएं अविवाहित हैं, 3, टोटल पॉपुलेशन के सापेक्ष मतलब 9, 1 कट जाएगा, 1/3, 1/3 मतलब 33.33%, समझ गया ना। और ये सारे प्रश्न यहाँ निकालने हो तो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो ये फर्क है बाबू, नोट कर लो। बहुत फेमस क्वेश्चन वैसे 2016 में सीडीएस और सीजीएल दोनों में आया हुआ है, लिखना चाहो लिख सकते हो, 2016 सीडीएस एंड सीजीएल दोनों जगह पूछ रही है। इनसे बढ़ती है प्लस मतलब 1/6। दूसरे वर्ष कितना परसेंट से घटती है, 37 सही 1/2% मतलब क्या होता है 3/8 घटती है। पुनः तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% से बढ़ती है मतलब 4/7। तो ज्ञात करें कि 3 साल पहले नगर की जनसंख्या क्या होगी यदि 3 साल बाद नगर की जनसंख्या 16,500 है। अच्छा, तुमको पढ़ के आइडिया लग गया कि नहीं सक्सेसिव है, क्योंकि पहले बढ़ा, जहां पहुंचा वहां से फिर घटा, जहां पहुंचा वहां से फिर बढ़ा। सक्सेसिव का कांसेप्ट है, क्लियर हो गया। कितना परसेंट बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 1, किससे, 6 से नहीं, पहले से, शुरुआत से। जो शुरुआती जनसंख्या थी, पहले जनसंख्या जो इनिशियल में थी वो 6 थी, तो 1 बढ़ के कितनी हो गई, 7। उसके बाद कितना परसेंट घटी, तो कितनी घटी, 3, यानी अगर वो 1 तक हो गई थी तो वहां से 3 घट गई, अगर वो 1 तक पॉपुलेशन हो गई 3 घट गई 5। अब क्या है कि उसके बाद 57 से 1/7% बढ़ गई तो 4 बढ़ गई, यानी अगर वो 7 तक पहुंच चुकी थी तो 4 बढ़ गई, कितनी हो गई, 11। तो ये 11 ये क्या शो कर रहा है, ये फाइनल पॉपुलेशन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पे देखो, ये 7 से 7 खत्म, बस 8 छक 48 और 11 बचे। यानी इनिशियल पॉपुलेशन अगर तुम्हारा ये था तो बढ़ते घटते तुम्हारा पॉपुलेशन फाइनली हो गया, फाइनली हो गया। जब तुमको फाइनल पॉपुलेशन दिया हुआ है 16,500 तो कितना हो जाएगा, 300 गुना। तो इनिशियल बताना है तो इनिशियल यहाँ से 300 गुना कर दो, ये जाएगा 14,400, ये हमारा इनिशियल पॉपुलेशन हो जाएगा। हाँ, पूछता कि बताओ जनसंख्या कितनी बढ़ गई, तो 48 से 55 7 बढ़ी है, 7 का 300, इसका मतलब इन 3 सालों में कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 2100, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये हमसे पूछ सकते हैं कि सर आप इसको इनिशियल पॉपुलेशन बोल रहे हो और आप इसको फाइनल पॉपुलेशन बोल रहे हो, इसके पीछे क्या रीजन है, आप इसको इनिशियल और इसको फाइनल ही क्यों बोल रहे हो, आपको कैसे पता चला कि ये प्रारंभिक जनसंख्या है या अंतिम जनसंख्या है, कुछ और क्यों नहीं बोला आपने। तो सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको एक बार समझाऊंगा, हर बार ये समझना। भाई इनिशियल पॉपुलेशन कुछ था ना नगर का, पहले साल कितना बढ़ गया, तो बढ़ करके पहले साल पॉपुलेशन कुछ हो गया होगा P1, जो पहले साल पॉपुलेशन बढ़ के P1 हुआ था वो इतना परसेंट घटा, तो दूसरे साल क्या हो गया होगा P2। अब जो ये P2 था वो फिर इतना परसेंट बढ़ गया, तो लास्ट में ये फाइनल पॉपुलेशन ही तो आया भाई। अब इसके बाद बढ़ रहा है क्या, नहीं ना, तो ये फाइनल पॉपुलेशन हो गया ना। अब देखो सक्सेस लगाओ, जैसे सक्सेस लगाओगे बच्चे को P1 से P2 से क्या बचा, इनिशियल पॉपुलेशन, और क्या बचा, फाइनल पॉपुलेशन। समझ पा रहे हैं। अब ये श्रृंखला आगे चलता है ना, तो ये हमेशा ऐसे 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 हमेशा कर जाएगा, क्या बचेगा, इनिशियल और क्या बचेगा, फाइनल। तो सक्सेसो के लिए ध्यान में रख लो, हमेशा सक्सेसो में इनिशियल और फाइनल बनता है। तो इसको क्या पढ़ोगे ये डिपेंड करता था कि तुम इसको क्या पढ़ रहे थे, तुम इसको जो पढ़ रहे थे गारंटी है तुम यहाँ चाहे जो नंबर आए तुम उसको वही पढ़ोगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, हमने इसको प्रारंभिक जनसंख्या क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए क्या था, प्रारंभिक जनसंख्या था। हमने इसको अंतिम जनसंख्या क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारे लिए कौन सी संख्या थी, अंतिम जनसंख्या थी। तो ध्यान रखना, सक्सेसो में हमेशा और हमेशा इनिशियल और फाइनल ही मिलता है। यहाँ जो भी वैल्यू आई उसको हम क्या पढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा तुम इसको क्या पढ़ रहे थे, जो इसको पढ़ रहे थे वही इसको पढ़ना है। यहाँ जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या पढ़ेंगे, क्या बता रहा है वो डिपेंड करेगा तुम इसको क्या पढ़ रहे थे, ये क्या बता रहा है, जो ये पढ़ रहे थे, जो ये बता रहा है वो ये भी बताएगा। तो ध्यान रखना, सक्सेसो में क्या मिलता है, इनिशियल और फाइनल, इसीलिए आपको इससे आपको पढ़ना डिसाइड कर पाएंगे कि क्या पढ़ना चाहिए। नोट कर लो, बगल में लिखना जो मैंने बताया। राकेश जी, एक लाइब्रेरी में 20% पुस्तक हिंदी में है, तो एक लाइब्रेरी में 20% पुस्तक किसमें है, हिंदी में। तो ये बताओ 20% पुस्तक हिंदी में तो कितना हिंदी में, एक किसका, कुल बुक्स का, लाइब्रेरी में कुल बुक्स का। यानी अगर कुल बुक्स 5 हैं तो एक लाइब्रेरी में हिंदी है, तो शेष कितना, हमने शेष क्यों लिखा, क्योंकि अगली बात शेष पे हो रही है। कह रहा है शेष का 50% अंग्रेजी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में है, तो कितना अंग्रेजी में है, एक किसका, शेष का, शेष का। यानी शेष अगर 2 है तो अंग्रेजी में 1 है, तो शेष कितना है, 1।
और शेष का 30% पुस्तक फ्रेंच में है। 30% मतलब 3/10। 30% मतलब 3/10। शेष का 30% फ्रेंच में है, तो कितना फ्रेंच में है? 3। किसका? शेष का। यानी अगर शेष 10 है तो 3 फ्रेंच में है। 3 फ्रेंच में है तो शेष कितना बचा? 7। और ये कैसा शेष है? ये अंतिम शेष है। इसके बाद फिर और पुस्तक नहीं है। इसका मतलब ये सबसे अंतिम रिमेनिंग बुक्स है। क्या बोला आगे? कुल शेष। ध्यान देना, ये अंतिम शेष है। ये अंतिम कौन सा शेष है? ये अंतिम कुल शेष ही है। ये कह रहा है अंतिम कुल शेष 6300 पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है। इसका मतलब ये अंतिम कुल शेष है, और यही 6300 क्षेत्रीय भाषा में, इसका मतलब जो अंतिम शेष है वो किसको शो करने जा रहा है? क्षेत्रीय भाषा को। समझ रहे ना? चलो अब लगाते हैं। देखो 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो 5 बचे। और ये कैसी बुक शो कर रहा है? ये टोटल बुक शो कर रहा है, ठीक है ना? और ये कैसा बुक शो कर रहा है? रिमेनिंग, फाइनल रिमेनिंग बुक्स, ठीक है ना? लेकिन हमारा फाइनल रिमेनिंग कुल शेष पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है। इसका मतलब फाइनल रिमेनिंग यही है जो कि 6300 के बराबर है, जो कि 7 63 क्षेत्रीय भाषा में 900 गुना। तो 900 गुना आप इसको भी कर दीजिए 22000। इसका मतलब जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ने जाते हो उसमें कुल कितनी पुस्तक थी? 22500 पुस्तक थी। आज तक लाइब्रेरी में अपना बुक्स लेके जाना पड़ता है, ठीक है ना? वहाँ बुक्स नहीं मिलती, और वहाँ पढ़ाई कहाँ होती है? वहाँ तो तिरछी नजर देख रहे हैं, पढ़ाई कम करते हैं। और बहुत ज़्यादा तो गर्मी के मौसम में लाइब्रेरी ज्वाइन इसलिए करते हैं कि इससे जल्दी अच्छी नींद आएगी। यहाँ लड़के बहुत महान है, इनको नोबेल पुरस्कार देने वाला काम करते हैं। इनके जैसा टैलेंटेड कोई है ही नहीं, कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। अगर मैं ये पूछता कि लाइब्रेरी में हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच मिला के कुल कितनी पुस्तक है? हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, तो देखो कुल पुस्तक 25 थी। इसमें से हिंदी निकला, इंग्लिश निकला, फ्रेंच निकला, तभी नहीं बचा। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच मिला के ही तो आएगा। हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, तो यहाँ से निकालो इसको 7, 18। अब जिससे पूछेंगे वही बोलेगा मैडम बताओ 18 9, कोई बोलेगा नहीं मैडम आप 18 9 152 नहीं 126 126 बोलो 166 रुक जाओ, कोई बोलेगा नहीं देवी आप 16200 18 9 162 18 9 162। हम क्यों पूछते पता है? हम चेक करते हैं कि तुम लोगों ने पढ़ा याद किया या नहीं। वर्क तो बहुत पहले कर दिया है। देखो हमें पता है कि तुम अपना काम तो कर ले जाओगे, पढ़ा नहीं याद होगा पूरा कर लोगे 8 9 72 काम तो बन जाएगा, लेकिन याद है कि नहीं ये जरूरी है। याद होने से स्पीड अच्छी रहेगी, तो याद करो इसको, ठीक है ना? हमको जहाँ तक पता है कि आप सभी बैठे हुए विद्यार्थियों में से लगभग 50 to 60% को नहीं याद होगा, 30 से 40% मान के चलो याद होगा, और वो भी उनसे पूछ लो तो हकला जाएंगे तुरंत। इसलिए धड़ल्ले से याद रखो। देखो 11 का टेबल सबको आता होगा, 20 का टेबल नॉर्मली सबको आता है, 15 का नॉर्मली सबको आता है, 12 का भी सबको आता है। कुछ तो याद करना है यार, 6-7 टेबल याद करना है, ठीक है ना? आपको नॉर्मल टेबल नहीं याद है, हम लोग टेक्निकल टेबल याद कर लेते थे, ठीक है ना? 15 30 यहाँ पे तल्ले चौके 60 पूरे 75 15 छक्का 70 50 28 9 35 तो हम लोग ऐसे भी याद करके रखे, लेकिन आप लोग जो है नॉर्मल तरीके से भी नहीं याद कर पा रहे हैं। लेते कि कुल पुस्तक लाइब्रेरी में कितनी थी? 100। इसमें से 20% पुस्तक हिंदी में है, ठीक है? चले आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसको तरीके से सॉल्व बता रहा हूँ, ध्यान देना। आप ऐसे भी सोच सकते थे, मानो हम मान लेते कि कुल पुस्तक लाइब्रेरी में कितनी थी? 100। इसमें से 20% पुस्तक हिंदी में है, तो बचा कितना? इसका 50% पुस्तक किस में है? यानी 40 इंग्लिश में है, तो बचा कितना? इसका 30% 12 फ्रेंच में है, तो बचा कितना? और जो अंतिम बचा 28 वही कितना है? 6300 है, जो क्षेत्रीय भाषा में। तो इसका मतलब 28 की वैल्यू 6300 है, ये 225 गुना जाएगा। कैसे निकलेगा? इसमें इसका भाग दो, ठीक है ना? तो जब एक बार गुना चला गया तो आपसे कुल पुस्तक पूछा है 225 टाइम्स, तो 22500 आपकी कुल पुस्तक आ गई जो आपसे पूछा है। हाँ, अगर वो आपसे पूछता सिर्फ हिंदी में बताओ तो यहाँ 225 टाइम्स करते तो सिर्फ हिंदी में आता। अगर पूछता सिर्फ इंग्लिश में बताओ तो 225 टाइम्स करते तो सिर्फ इंग्लिश में। अगर पूछता बताओ फ्रेंच में तो 225 टाइम्स करते सिर्फ क्या आता? फ्रेंच में। अगर वो पूछता कि हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच मिला के बताओ तो इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच 40 30 70 सॉरी यहाँ है 12 40 तो 40 20 60 10 70 तो 72, तो 72 कितना गुना करते? 225 टाइम्स कर देते तो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच मिला के आता। समझे ना? तो ऐसे भी इन जनरल सोच सकते हो, परसेंटेज से नोट कर लो इसको भी, वेट 2 करके ऐसे भी सोच सकते हैं। इतना बचा। दूसरी चीज एक जो लाइन क्या करो सब मुझे यहाँ लाइफ में जो वहाँ पर दिखा दिया, ये तो वहाँ भी पहुँच नहीं पाया था। पता है आपको दूसरी वाला लंडा कोई नहीं दिखाया, खाली लंडा बहुत दिखाया है। आइए बच्चे, अगला सवाल। एक नगर की जनसंख्या पहले 3 वर्ष क्रमशः 10% से बढ़ती है। अच्छा, पहले 3 वर्ष क्रमशः 10, इसका मतलब पहले साल भी 10, अगले साल भी 10, तीसरे साल भी, तो 3 साल बाद कुल कितना परसेंट बढ़ जाएगी? चलो बहुत आसान है। पहले साल 10% बढ़ी, मतलब 10 से, अगले साल भी बच्चे 10 से, फिर 10 से, यहाँ 1000, यहाँ 1300, तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे, यहाँ भी एक स्थान पे पॉइंट लगा दो, तो 100 पे कितना आ जाएगा? 33.1। ये पॉइंट लगाना सिखाया था ना शुरू में आपको, पॉइंट लगा दो 100, यहाँ पॉइंट लगा दो 100, जो काम यहाँ वही काम यहाँ 33.1% से बढ़ी। सही है? नोट भाई। और जिससे 3 साल बाद कुल, अब रिजल्ट दे रहा है 3 साल बाद कुल 33 पॉइंट, ये देखो एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष x% बढ़ती है। पहले वर्ष कितना बढ़ती है? x, और अगले 2 वर्ष क्रमशः है, अगले 2 वर्ष क्रमशः 10% से, मतलब यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और जिससे 3 साल बाद कुल, अब रिजल्ट दे रहा है 3 साल बाद कुल 33.1% से बढ़ जाती है। x का मान बताओ। ये तो पुराना वाला सवाल दे दिया, यही वाला सवाल पूछा कि नहीं? लेकिन देखो बच्चे पूछने का ढंग थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि वो यहाँ पे कर दिया है x। अगर आप थोड़ा भी चला के नहीं रखे, समझ नहीं रखे, तो यहाँ तो आप देख रहे हो अपनी आंखों से कि ये है, इसी को घुमा के पूछा, परीक्षा में थोड़ी देख पाओगे, परीक्षा में डायरेक्ट देगा। तो कैसे इसको लगाएं? देखो मैंने आपको बताया है, शायद पीछे मिला हुआ बताया हुआ नहीं, तो भी आप देखें। जैसे x% बढ़ा, इसको x/100 करके सॉल्व नहीं करना है, मैंने बताया कि नहीं?
हाँ, अगर x% बढ़ा तो मान लो पहले x था और अभी बढ़ के क्या हो गया, ऐसा मान लें। फिर 10% बढ़ा 10 से, फिर 10% बढ़ा 10 से, सही है ना? और 3 साल बाद कुल कितना बढ़ गया? 33.1%। और 33.1% का मतलब ये मतलब 331 बटे, ठीक है? 3 साल बाद कुल कितना परसेंट बढ़ गया? इसका मतलब कुल कितना बढ़ा? 331 किससे? 1000 से। यानी 1000 था तो कुल 1331 हो गया, सही है ना? अब हमको xy का मान बताना है। तो बच्चे देखो दो रास्ता, एक रास्ता तो ये है, इनको जनरली लगाओ। देखो इन सबका मल्टीप्लाई भी है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो xy, फिर यहाँ पे 100 और यहाँ पे 121, यहाँ 1000 और यहाँ 1331 लिख सकते हो। बोलो, तो यहाँ पे x और 100 इनका मल्टीप्लाई ये है, तो 100x बराबर 1000 तो x बराबर, अब खुद बताओ 121 इंटू y बराबर 10 तो y बराबर, भाग दोगे 121 से कितना बराबर जाए, तो 10 कितना बढ़ा, 1 किससे पहले से, तो 10%। बोलो आगे कि नहीं? लेकिन बच्चे का थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे वे टू, पहले बार x% बढ़ा xy कर लिया, फिर 10% बढ़ा 10 से 11, फिर 10% बढ़ा 10 से 11 और फाइनल 1000 से 1331 कितना, तो समझ रहे हो ये पूरी बात? उसके बाद बच्चे थोड़ा सा खोपड़ी लगा लो, हालांकि आपके पास नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी प्रयास करो थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं लगाना है। इन सबका मल्टीप्लाई है ना, तो इनके मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। और आना क्या चाहिए पूरा? इसका मतलब यहाँ क्या रख दूँ तो दिमाग में आ रहा है, यहाँ क्या रख दूँ, क्या पता है? हमारा दिमाग नहीं कह रहा है कि 10 की जरूरत है सिर्फ, भाई इससे 100 हो गया तो यहाँ क्या रख दूँ? इसमें कहा कि इससे 100 आ गया, यहाँ क्या रख दूँ कि 200 हो जाए, दो मन में आ रहा है ना? दो वैसे ये 100 हो गया तो क्या रख दूँ? 10 11 के 11 121 तो यहाँ क्या रख दूँ? क्या जाएगा 10 11, लेकिन फिर मैं तुमसे एक कहूँगा, इसके लिए आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स याद होना चाहिए। क्या मैं शुरू से बोला हूँ कि नहीं आपको बताऊँ? लेकिन किए कर लिए तो अच्छी बात नहीं, किए तो कोई बात नहीं है, उसको करना चाहिए आपको। टेबल स्क्वायर एंड क्यूब्स देखो जरूरत पड़ रही है ना, नहीं याद करोगे तो मतलब काम कर दोगे लेकिन समय बर्बाद कर दोगे, समय बचाना है। अब देखो 10 से 11, एक बढ़ा 10 से, तुम खुद देख लो, विद इन सेकंड काम बन गया। अब तुम ऐसे करोगे या फिर तुम ऐसे करोगे, फर्क है, ठीक है ना? नोट कर लो पहले इसको, पहला, उसके बाद ये दूसरा। तैंतीस पॉइंट वन बटे 100, यहाँ भी एक्स और तीसरे वर्ष 10%, और 3 साल बाद फिर कितना कुल 33.1%। तो एक्स का मतलब सिंपल है, x% मतलब x से y, फिर x% मतलब x से, फिर 10% मतलब 10 से। अब देखो 33.1, अब 33.1% का मतलब होता है 33.1 बटे 100, इसका मतलब 331 बटे 1000, 331 बटे 1000। इसका मतलब अगर ये 1000 है तो ये 1331 है, सही है? तो ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, और यहाँ 10 से 11 और ये 1000 और ये 1300, इनका मल्टीप्लाई ये है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? y इंटू y स्क्वायर 11 10, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 121। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10, y की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है ना? तो 10 से 11, एक हुआ 10 से 10%, ये आपने लॉजिकल किया पूरा जैसे करना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा खुरापाती दिमाग लगाते तो देखो x से y था, फिर x से y है, फिर ये 10 और ये 11 है, और ये 1000 और 1331। आपको अच्छी तरह पता है कि इन सबका मल्टीप्लाई 1000 है, तो अगर ये 10 है तो इन दोनों को मिलकर क्या होना चाहिए? इन सबका मल्टीप्लाई अगर 11 है तो इनको मिलकर क्या होना चाहिए? अगर ये मिलकर 100 है तो दोनों बराबर है, इसका मतलब इसको भी 10 होना चाहिए, इसको भी 10 होगा, इसका मतलब इसको 11 होना चाहिए, और इसको सेम सेम मल्टीप्लाई है ना, तो x का मान 10, y का मान 11, एक बढ़ा 10 से। आप सोचने के लिए यहीं पे सोच लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो फिर आप ऐसे ही। बट मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की सोच रखिए ना, छोटा मोटा ये तो है बहुत बड़ा कैलकुलेशन स्क्वायर क्यूब्स तो नहीं है, लेकिन हाँ 20 तक का रखिए तो थोड़ा अगर कुछ टेक्निकल रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, नोट कर लीजिए। क्यों मैं चले? चलो अच्छा, चलो फिलहाल समय हो गया तो आज तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे। इसके आगे जितना मैंने समझाया आज पूरी बात समझ में आई, चलो तो थोड़ा रिवीजन रखना अपना, फिर मिलते हैं क्लास में, ठीक है? हाँ कौन सी तरफ? हाँ 68 88 ये हो गया था, ये हो गया था कि नहीं? हाँ यहाँ से करना है, ये x% है। किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 14.28% से बढ़ जाती है, 14.28% मतलब 1 बटा से बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष x% से घट जाती है, x% से घट जाती है, तीसरे वर्ष 16.66% से बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष 16.66% से बढ़ जाती है। यदि 3 साल बाद कुल जनसंख्या, 3 साल बाद कुल मतलब टोटल दे रहा है, क्या दिया है? 14.28%, 14.28% से बढ़ जाती है, तो x का मान क्या है? चलो 14.28 से पहले साल बढ़ गई मतलब 7 थी तो 1 बढ़ के x% घट गई मतलब x से 16.66% बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 से 7, और फाइनल 14.28% से बढ़ गई तो 7 से एक्स वाई का मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखो भाई 7 से 7 तो खत्म, 2 तियाँ और 2 चौके, तो ऊपर बच गया 3:4, उसके बाद फिर x रेशियो y और यहाँ 7 और 8, सही है? देखो 3 इसका मल्टीप्लाई 3 है ना, बोलो तो 3x की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सही है ना? 4y की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 2 होगा, ये हो जाएगा 7, 7 से 6 कितना कमी, 1 से 7 से, तो 14.28%, 14.28%। देखो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमने इसको एकदम कंसेप्चुअली किया है, जैसे करना चाहिए कंसेप्चुअली किया है पूरा कंप्लीट तरीके से।
लेकिन इसमें थोड़ा सा पूरा पता लगाए चीज़ें और आसान हो सकती हैं। कैसे ध्यान दो, ये तो हमने पूरा सिस्टमेटिकली समझाया है। अब देखो, पहले साल 14.28 बढ़ी, मतलब 7 से, अगले साल x% घटी 1 से, फिर 16.66% बढ़ी 6 से, और फिर लास्ट में 14.28% बढ़ी तो 7 से। इसको डायरेक्ट लगाया जा सकता है। कैसे? देखो भाई, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू इनमें से किसी एक से मैच कर जाए, ध्यान देना, अगर ये फाइनल वैल्यू इनमें से किसी भी एक से मैच कर रही है, वो कर रहा है ना मैच, अगर मैच कर रहा है इसका मतलब इन सबके मल्टीप्लाई इन सबका मल्टीप्लाई है, और जो फाइनल आंसर है वो इनमें से किसी एक से सेम टू सेम मैच करेगी। इसका मतलब इसके पूरे के मल्टीप्लाई में केवल यही बाहर आया है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट। ये आपस में क्या हो गए होंगे? कैंसिल आउट हो गए होंगे। और ये कैंसिल आउट कब होगा? जैसे ये 7 है तो ये 7 से 7 कटेगा ना, अरे कहता है ऐसे तो कटेगा, और ये 6 है तो तभी तो कटेगा। इसका मतलब 7 से 1 कम 7 से 14.28। आप देख रहे हो, आपको तो इतना करना पड़ रहा है ना, वही लाइन आंसर है। बाद में समझ पाएंगे कैसे करते हैं। हाँ, लेकिन ये तभी सोच पाएंगे आप जब आपको पता चले कि इनमें से किसी से एक मैच कर रहा है। इनसे बढ़ती है तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 20% बढ़ती है तो 5 से 20% बढ़ती है, और दूसरे वर्ष x% से घटती है x से, तीसरे वर्ष 22.22% से बढ़ जाती है। हाँ, 2/9, इसका मतलब 9 2। यदि 3 साल बाद कुल जनसंख्या मतलब फाइनल 22.22% से बढ़ जाए, मतलब भाई 9/2/9 मतलब 9 से 11, तो x का मान बताएं। अब देखो, जो मैंने पीछे बताया वही चीज दिख रही है आपको, एक मैच करेगी मतलब ये कट रहा होगा, मतलब ये क्या होगा, आगे क्या होगा, तो 6 से 5 मतलब 1 की कमी, 6 से 16 पॉइंट, बहुत फास्ट आंसर दे पाएंगे अगर मैच करते हैं तो। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो याद रखना, अगर कोई चीज़ मैच कर जाती है तो उसको आंसर ऐसे ही करना है। चलो आगे चले, नेक्स्ट बताओ इसका आंसर आप लोगों को। हाँ, एक 25 है, एक 20 है। ऊपर इंग्लिश वाला देख लेना, इंग्लिश वाले में ऊपर एक में शुरू में 20 है, एक 25 है, इसमें दोनों 20 दे दिया शुरू में, ठीक है ना? कितना आंसर आ रहा है इंग्लिश वाले को देख के बनाओ। नो चेंज। यहाँ पे देखो, एक 20 है और एक 25 है, इसको 20 कर दो। पहले वर्ष 20% बढ़ती है 5 से, पहले वर्ष 20% बढ़ती है 5 से, और अगले वर्ष 25% से घट जाती है 4 से, तीसरे वर्ष 16.66 से घट जाती है 6 से घट जाती है, चौथे वर्ष 33.33% से बढ़ जाती है 3 से। तो बताइए 4 साल बाद कुल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ जाती है? 4 साल बाद कुल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ जाती है? देखो, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 6 से 6 कट जाएगा, 4 से तो क्या जाएगा 1:2, मतलब 0% वेरिएशन, मतलब नो चेंज, है ना? रिजल्ट विल बिकम नो चेंज। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? नो चेंज। बताओ आगे चलें। एक नगर, अब सुनना छापना मेरे साथ, एक नगर की जनसंख्या किसी निश्चित प्रतिशत दर से बढ़ती है, कोई पॉपुलेशन है तो एक निश्चित नियत रेट से क्या हो रही है? बढ़ रही है, और वो 3 वर्ष में 1250 से 2100, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 1250 से 2160 हो जाती है, मतलब 3 वर्ष में यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। तो ये बताओ, अगर 3 साल बढ़ी है और निश्चित रेट से बढ़ी है, तो पहले साल जिस रेट से बढ़ी होगी, जो रेशियो आया होगा वही रेट दूसरे साल, वही रेशियो दूसरे साल आया होगा, वही रेट तीसरे साल, वही रेशियो तीसरे साल आया होगा। कितने रेशियो होंगे? 3, और 3 रेशियो क्या होंगे? एक समान, एक समान होंगे ना। उसका रिजल्ट पूरा मल्टीप्लाई दे रहा है आपको यहाँ से यहाँ। इसका मतलब ये क्या बनना चाहिए? क्यूब रूट यहाँ लगना चाहिए। इसका क्यूब रूट लगाओगे तो 1 साल का आ जाए, तो 2 साल में जाए तो स्क्वायर रूट लगाना है, 3 साल में जाए तो क्यूब रूट लगाना है। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, 0 बढ़ गया, अभी 125 और ये 200, अब 3 साल में हुआ है तो 5 से, तो ये 1 साल का है। इसी का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 साल का। तो 5 से 1 किससे बढ़ा? पहले से। इसका मतलब कितना परसेंट? 20%। इसका मतलब कितना परसेंट है बच्चे? 20%। 20%। क्लियर है? कोई डाउट समस्या तो नहीं है ना? चलो अभी छापना नहीं, अब कुछ सवाल मैं आपको अपने मन से दे रहा हूँ, पहले सुनना फिर आराम से लिखना। अगर मैं बोलता एक नगर की जनसंख्या किसी निश्चित रेट से बढ़ती है और 3 साल में, 3 ईयर में अपने आप का 8 गुना हो जाती है, बताओ किस परसेंट रेट से जनसंख्या बढ़ रही थी? किस परसेंट रेट से जनसंख्या बढ़ रही थी? 3 साल बोला ना, तो क्या लगाना है? क्यूब रूट ऑफ 1 एंड क्यूब रूट ऑफ 8, तो 1 और 2 होगा। तो 1 बढ़ा है किससे? पहले 1 से, मतलब किस परसेंट रेट से बढ़ा? अगर मैं कहता एक नगर की जनसंख्या 2 सालों में 9 गुना हो गई, बताओ किस रेट से जनसंख्या बढ़ रही थी? तो भैया देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 9, 1 से 3, तो 2 बढ़ा पहले 1 से, तो क्या आंसर निकालेंगे? जनसंख्या खतरनाक बढ़ रही थी 200%। अगला बच्चे, नगर की जनसंख्या अपने आप का 25/16 गुना हो गई 2 साल में। ठीक है भैया, तो भैया 16 से क्या हो जाएगा? 25, आपसे रेट परसेंट पूछ ही रहा है, क्या लगाना है? स्क्वायर रूट 4 से, तो 1 बढ़ा 4 से कितना परसेंट बढ़ा? 25% से जनसंख्या बढ़ रही थी।
हम शॉर्ट फॉर्म में सवाल लिखें। अगर कोई बोलता एक नगर की जनसंख्या 3000 से 3993 हो गई 3 वर्षों में, तो आपसे पूछे किस रेट परसेंट से पॉपुलेशन। हाँ, तो देखो यहाँ क्या लगेगा, क्यूब लगेगा, लेकिन देखो डायरेक्ट नहीं लगेगा। ये 3000 3900 जब डायरेक्ट लगे तो काट दो, तो ये 1000 होगा, ये 1331। अब यहाँ देखो क्यूब रूट लगाओ, तो 10 से तो 1 बढ़ा कितना रेट आएगा 10%। समझिए ना, तो 2 साल स्क्वायर रूट, 3 साल क्यूब रूट, 4 साल फोर्थ रूट। समझिए नहीं समझिए बोलो, तो बच्चे इसको नोट कर लो, फिर हम सब नोट कर लो, ठीक है। और अब उनका सारा एक्साइटमेंट इतना खत्म हो गया है। हाँ? देखो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, संस्था से भी हो सकती है। तो अगर कुछ हो रही है तो वो प्रॉब्लम आप शेयर करेंगे तो हम उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट प्रॉब्लम बात सिर्फ इतनी सी है कि आप प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को। तो अगर कुछ रहे तो लोग जरूर बताना। हाँ, आगे चलते हैं। एक नगर की जनसंख्या 8000 है। एक नगर की जनसंख्या कितनी है 8000, जिसमें आपको मेल भी है और फीमेल भी, जिसमें आपको मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। यदि पुरुष और महिलाएं क्रमशः 10% और 15% से बढ़ा दिया जाए, पुरुष 10 और महिला 15% से बढ़ा दिया जाए, तो यह जनसंख्या बढ़कर क्या हो जाती है 9050। तो बताइए प्रारंभ में पुरुष कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले तो अच्छे से टिक कर लो इसको, बहुत ही बढ़िया सा फेमस क्वेश्चन। देखो एक नगर की जनसंख्या, छापना मत समझना, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, एक नगर की जनसंख्या कितनी है 8000, उसमें कौन कौन है पुरुष और महिला। कितने पुरुष है कितने महिला है हमको नहीं पता, लेकिन जो भी पुरुष है वो कितने बढ़े 10%, और जो भी महिला है वो कितनी बढ़ी। अब कुल बढ़ के कितने हो गए 9050, तो कुल बढ़े कितने, तो कुल बढ़ गए 1050, कुल 1050 बढ़े। तो कह रहा है कि बताओ बच्चे शुरुआत में पुरुष कितने थे। अब देखो 8000 में महिला है और शेष क्या है, 8000 में पुरुष है और शेष क्या है महिला। पुरुष बढ़ा 10, महिला बढ़ी 15। अच्छा बताओ, पुरुष तो 10 बढ़ रहा है, महिला 15 बढ़ रही है, तो कम से कम दोनों के दोनों कितना परसेंट बढ़ रहे हैं, 10% तो दोनों बढ़ रहे हैं। जैसे इनके पास 100 रुपया, मेरे पास 200 रुपया, तो कौन सा ऐसा रुपया है जो हम दोनों के पास है, 100 ऐसा रुपया है जो हम दोनों के पास है कि नहीं। तो कम से कम 100 तो है ना, ठीक है मेरे पास 100 एक्स्ट्रा है, लेकिन वो कौन सी वैल्यू है जो हम दोनों के पास है 100। तो देखो पुरुष बढ़ा 10, महिला बढ़ी 15, तो कम से कम दोनों के दोनों 10% तो बढ़ रहे हैं। हाँ, ये 15 बढ़ रही है लेकिन 10 तो बढ़ रही है। अच्छा, अब मेल के बारे में तो पता ही नहीं है, मेल की संख्या पता होता तो मैं 10% बढ़ाते, लेकिन मेल तो पता ही नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसी में से मेल है और शेष फीमेल है। ये भी 10, ये भी 10, तो दोनों की संख्या मिलाओ तो कितना आएगा 8000, इकट्ठा 10 बढ़ा देते। अरे भाई ये भी 10 बढ़ेगा, ये भी 10 बढ़ेगा, और दोनों की संख्या अलग अलग नहीं पता, लेकिन मिला के पता है 8000 है। मतलब ये भी 10, ये भी 10 मिला के इकट्ठा 8000 का 10% बढ़ा देते हैं। तो 8000 का 10% कितना आएगा 800, 800 का हिसाब मिल गया। बढ़ा कितना है 1050, 800 का हिसाब मिल गया, बचा कितना 250, 250 क्यों बच गया, क्योंकि महिलाओं का हमने 10% बढ़ाया, 5% बचा है। तो ये जो महिलाओं का 5% बच गया ना वही 250 है। तो महिलाओं का 5% हिस्सा 250, तो महिलाओं का 100% हिस्सा, ठीक है भाई। तो मेरे नजरिए से देखो तो तुमने सोल्यूशन एक लाइन भी कायदे से नहीं किया है। महिला कितने आएंगी, महिलाएं आ गई 5000, तो पुरुष कितने आएंगे, पुरुष आएंगे 3000, हमसे पुरुष पूछा है, एक लाइन में जवाब है। मैं फिर समझा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे मानो कुल 100 की संख्या है, इसमें 60 मेल है और 40, ठीक है मान लेते हैं 60 की संख्या है, 100 की 60 मेल और मानो ये 10% बढ़ा, कितना बढ़ेगा, मानो ये भी 10% बढ़ा 4, दोनों जोड़ के कुल कितना बढ़ गया। अब भाई हमको पता था इसलिए बढ़ा लिया, लेकिन ये अगर पता ना होता तो ये 10 और ये 10, तो दोनों को जोड़ के आएगा 100, 100 का 10% बढ़ाओ कितना आएगा 10, उतने ना आ रहा है। हम अलग अलग बढ़ाते तो भी 10 आता, मिला के इकट्ठा बढ़ा 10% तब भी 10 ही आता, तो फर्क है क्या नहीं है। तो हमको देखो यहाँ तो पता था, हमको यहाँ पता नहीं है कि इसमें से मेल कितना फीमेल कितना, लेकिन ये भी 10, ये भी 10, तो दोनों मिला के इकट्ठा 10 बढ़ा दिया। तो 8000 का इकट्ठा 10% कितना हो गया 800, तो 1050 में से 800 का हिसाब हमको मिल गया, तो पता कितना 250, क्यों बचा, महिलाओं का 5% रह गया। महिलाओं का 5% हिस्सा 250, 100% हिस्सा 5000, महिला 5000 तो पुरुष कितना, ठीक है। अब देखो इसको, लेकिन इसको देख लो फिर आप छापना। यहाँ जनसंख्या कितनी है, अब 10,000 में कौन कौन है मेल फीमेल, इसमें आपका पुरुष बढ़ा है 10%, महिला कितनी बढ़ रही है 20%, पुरुष 10 महिला, तो यह जनसंख्या कितनी हो गई 11400, कितना बढ़ गई भैया 1400 बढ़ गई, 1400 बढ़ गई। प्रारंभ में महिलाओं की जनसंख्या बताएं, प्रारंभ में महिलाओं की जनसंख्या बताएं, सही है ना। चलो मेल 10 ये 20, मेल 10 और ये 20, अभी 10,000 और 11,400 और ये 1400, ठीक है ना। ये 10% बढ़ा, ये 20%, तो प्रारंभ में महिलाओं की जनसंख्या बताना है। तो ये 10 बढ़ा, ये 20 बढ़ा, तो कॉमनली दोनों कम से कम कितने बढ़े 10% कम से कम दोनों बढ़े। तो ये भी 10, ये भी 10, कम से कम दोनों के दोनों 10% बढ़ रहे हैं। जब दोनों के दोनों 10% से बढ़े तो दोनों को मिला के कितना आएगा, तो 10,000 10%, 1000 का हिसाब तो मिल गया, तो कितना बच गया, किसकी वैल्यू, क्योंकि मैंने 10% बच गई थी, तो 10% की वैल्यू 400, तो 100% की वैल्यू, तो महिलाएं तो पूछा हमसे कितना है, देख रहे हो सिर्फ वन लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आ रहा है। तो इसी को लोग बहुत लंबा कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आप बहुत स्मूथ लगा पाओगे अगर मेरी बात को समझ पाए तो। अब आप नोट कर लो, चलो भाई इसमें कौन सा चुप हैं अनुज सर के घर पे भी उनके बच्चे हाँ भाई मेरे को कह रहे कि 8 बजे उठ जाओ सर, आ रहे सर कभी चुनाव पर आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। भैया इसको टिक कर लेना बाबू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, परसेंटेज का एक पॉपुलर अहम सवाल है बेस्ड ऑन इलेक्शन। अब देखो इलेक्शन का जो सवाल है, इलेक्शन के सवाल को लोग अलग अलग इक्वेशन से बेसिक से लगाते हैं। मैं आपको इलेक्शन का एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, उस कंसेप्ट को दिमाग में रखो, कभी भी गलतियाँ आपसे नहीं होंगी। आ रहे सर
कभी भी आपसे गलतियां नहीं होंगी। देखो, जहां भी चुनाव होता है बच्चे, उस चुनाव के सारे वोटर, जहां भी इलेक्शन होता है, वहां के रहने वाले जो कुल निवासी, कटरा में इलेक्शन हो रहा है तो कटरा का एक लिमिटेशन होगा, दायरा होगा। तो जहां इलेक्शन होता है, कहीं भी इलेक्शन हो, वहां के मूल निवासी, वहां के क्या कहलाते हैं? टोटल वोटर। सही है, वहां के कुल वोटर कहलाते हैं, कुल वोटर कहलाते हैं। और ये कुल वोटर दो भागों में बंटते हैं। ये वोटर दो भागों में बट जाते हैं। कौन कौन से दो भाग? एक डिड कॉस्ट देयर वोट, एक डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट। डिड कॉस्ट देयर वोट एंड डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट। डिड कॉस्ट देयर वोट मतलब इसको बोलते हैं डाले गए मत, डाले गए मत। डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट मतलब नहीं डाले गए मत, डाले गए मत। तुमने कभी सुना कि 100% वोटिंग हुई? नहीं होती है। मतलब जो वोटर होते हैं वो दो भागों में बंटते हैं। वोटर दो भागों में, कुछ लोग वोट डालेंगे, कुछ लोग वोट नहीं डालेंगे। जो नहीं डाले उनसे मतलब नहीं है। जिन्होंने वोट डाला है वो दो भागों में बंटते हैं, वैलिड, इनवैलिड। इसको हम लोग कहते हैं बच्चे वैध एंड देन अवैध। जो अवैध हो गया उससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जो वैध है वो दो भागों में बंटता है। वैध मतलब एक विनर और एक वैध का अधिकतम भाग विनर, वैध का कम भाग लूजर। समझ गए ना? जो अधिक भाग पाएगा वो विनर है, जो कम भाग पाएगा वो लूजर है। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ इलेक्शन। चुनाव का ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका है और इसी अप्रोच पे हम सारा का सारा इलेक्शन का सवाल आएंगे। फिलहाल समय कम है, इसको नोट कर लो, फिर अगली क्लास में हम इसको थोड़ा और एलोबरेट करके फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? अगली क्लास में पैनल लगा देंगे, इसको थोड़ा और आपको समझाएंगे, उसके बाद इसके बच्चे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो बेस्ड ऑन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्या है, आइए ध्यान से समझते हैं। हम आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट सिखाएंगे, उसी कंसेप्ट पे पूरे सवाल करेंगे। तो बेस्ड ऑन इलेक्शन में ध्यान देना। बेस्ड ऑन इलेक्शन में जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ के जो कुल उम्मीदवार हैं वहाँ के क्या कहलाएंगे? टोटल वोटर कहलाएंगे ना। हाँ? मानो कटरा में इलेक्शन हो रहा है तो कटरा के जो मूल निवासी है वो यहाँ के क्या कहलाएंगे? टोटल वोटर कहलाएंगे। तो मान लो भाई जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है वहाँ के कुल निवासी वहाँ के टोटल वोटर कहलाते हैं। तो ये कुल वोटर है। ये टोटल वोटर इलेक्शन के टाइम पर दो भागों में बंटते हैं। जिस इलाके में इलेक्शन होता है वहाँ के मूल निवासी वहाँ के टोटल वोटर कहलाएंगे। वो टोटल वोटर चुनाव के दिन दो भागों में बढ़ जाते हैं। कैसे? पहला होता है डिड कॉस्ट देयर वोट, दूसरा होता है डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट। मतलब पहला होता है डिड कॉस्ट वोट मतलब डाले गए मत, डिड नॉट कॉस्ट वोट मतलब नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत। मतलब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना मत डाला है, प्रयोग किया है। और कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपना मत नहीं डाले। कभी आपने सुना है कि 100% वोटिंग की गई? नहीं, रियल लाइफ में तो नहीं सुना होगा, सवालों में मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल लाइफ में कभी नहीं सुना होगा कि 100% वोटिंग। तो देखो, जो नहीं डाले गए मत उनसे कोई मतलब नहीं है, जो मत डाले गए हैं उनसे मतलब है। अब डाले गए मतों में कुछ वोट वैलिड होते हैं और कुछ इनवैलिड। जो वैलिड होते हैं उसे हम कहते हैं वैध और जो इनवैलिड होते हैं उसे हम कहते हैं अवैध। जो अवैध हो गए उनसे भी कोई मतलब नहीं है। जो वैध है उनसे जो अधिकतम भाग पाया विनर, जो कम भाग पाया वो लूजर। वैध का अधिकतम भाग विनर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विजेता, और जो हार गया उसे उपविजेता। सही है? दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ इलेक्शन। ये चुनाव का सबसे स्टैंडर्ड तरीका है। अगर इस तरीके को हम फॉलो करें तो इलेक्शन के सारे सवाल बहुत स्मूथली इजीली टैकल होंगे। जो पूछेगा उसका भी जवाब निकलेगा बच्चे, जो नहीं पूछा है उसका भी जवाब निकालेगा। हाँ, हमने कहा ये स्टैंडर्ड वे ऑफ इलेक्शन है, चुनाव का सबसे स्टैंडर्ड तरीका ये है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न में ये स्टैंडर्ड वे के सारे स्टेप्स फॉलो हो। कभी कभी प्रश्नों में ऐसा भी मिलेगा कि टोटल के बाद सीधे वैलिड का जिक्र करेगा, टोटल के बाद सीधे इनवैलिड का जिक्र करेगा, इसका जिक्र ही नहीं करेगा। तो परेशान मत होना कि सर इसका जिक्र नहीं करा तो कहां गया, कैसे करें? अगर यहां से वो डायरेक्ट इसका जंप कर रहा है तो तुम यहां से डायरेक्ट जंप करके यहां आओ। हाँ, लेकिन ध्यान रखो इसके बाद का क्रम क्या है? विजेता और उपविजेता। तो क्रम याद रखो, इसके बाद क्या आता है वो क्रम पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो ये डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट है और इनवैलिड वोट है, ये हमारे पूरे प्रश्न में सिर्फ क्वेश्चन की सुंदरता और क्रम बढ़ा रहे हैं। बाकी इनका जीतने और हारने पर कोई प्रभाव नहीं है। भाई जो वोट डाले नहीं गए उनसे क्या मतलब है? और डाले गए वोट में जो अवैध हो गए उनसे क्या मतलब है? मतलब वैध से। तो अवैध और डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट यानी नहीं डाले गए मत और अवैध, ये हमारे जीतने और हारने पर कोई प्रभाव नहीं डालते। तो बस दो ही बात है, ये पूरे क्रम को याद रखो। इसके बाद क्या आता है? डिड नॉट कॉस्ट या इनवैलिड हमारे जीतने हारने पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अगर कहीं से कहीं जंप करके पहुंचा है तो आप भी जंप कर जाओ, बीच की चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। समझिए? इसको नोट करो, सीधे सवाल आएंगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, नोट कर लो। मानो कुल इलेक्शन में वोटर कितने थे बच्चे? एक चुनाव में दो उम्मीदवार, इसमें 20% मत अवैध हो गए। अच्छा बताओ सीधे सीधे कहां पहुंच गया अवैध? सीधे सीधे कहां पहुंच गया? इसके बारे में सोचने की जरूरत है नहीं। सीधे सीधे 20% अवैध, तो 20% अवैध मतलब इनवैलिड कितने हो गए? 20। तो वैलिड कितने हुए? अब वैलिड के बाद क्या आता है ना, आगे पढ़ो। और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। 48% मत प्राप्त करता है। और जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है एवं कुल 4800 मतों से जीत भी जाता है। और 4800 मतों से जीत भी जाता है। तो अगर कुल का 48% मत प्राप्त किया तो 48 तो प्राप्त किया, लेकिन 85 में से होगा तो 80 में से 48 निकला। और कितने से जीता? 16। गलत बात, प्रश्न में क्या बोला है? तो 16 की वैल्यू 4800 मतलब कितना गुना? और बच्चे एक बार की वैल्यू गुने पे बैठ जाती है तो इसका मतलब कुछ भी पूछे हमको उतना ही गुना करना है। बोलो सही बात है। हमसे बोला टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, तो 100 का 300 गुना। हमारा देखो आंसर तो बच्चे आ गया, हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें कई प्रश्न निकाल सकते हैं। इतना बेहतरीन लॉजिक है। मतलब जो प्रश्न पूछा उसके तो आंसर हम दे ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं पूछा उसके लिए भी हम रेडी हैं। जैसे अगर वो पूछता कितने अवैध थे 300 गुना, कितने वैध थे 300 गुना, 8 तारीख 24,000। कितने वैध अवैध के बीच अंतर थे 18,000। घटा लो, 24,000 से 6,000 निकाल लो। कितना पाया विनर 300 गुना तो 14,400। कितना पाया लूजर 300 गुना 9,600। देखो कितने प्रश्न आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अभी हमने एक प्रश्न नहीं किया है, हमने 7 प्रश्न किया है। क्यों? जरूरी नहीं है कि हमेशा टोटल पूछता, हो सकता है वो यही सवाल देखिए किसी अगले प्रश्न में पूछ ले, इनवैलिड बताओ, लूजर बताओ, विनर बताओ, इनका अंतर कुछ पूछ सकते हैं। तो इंडायरेक्टली कितने सवाल कर लेंगे हम लोग साथ। तो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच रिगार्डिंग इलेक्शन, जो पूछता है उसका भी आंसर निकालता है, जो नहीं पूछता है उसके आंसर के लिए भी रेडी है। सही है ना? नोट करो इसको।
20% मत अवैध इनवैलिड, तो वैध कितने, वैध 80। आराम से कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से हम इसको ग्राफ से कर सकते हैं। और इसको देखते हैं, इसको भी कर लेंगे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2। मानो कोई वोट कितना है, जिनमें 20% मत अवैध हो गए, देखो 20% मत अवैध इनवैलिड, तो वैध कितने, वैध 80। और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% पाता है। भाई यहीं से आता है विनर एंड लूजर। जीतने वाला वैध का, पिछली बार तो टोटल कर दिया था, अब की बार कह रहा है कि वैध का ही 70%, तो 80 का 70 और 3200 वोट से जीत जाता है। तो अगर ये 56 पाया तो कितना पाया होगा, 24 घटा दो इसमें से, कितने जीता, और ये कह रहा है 3200, कितना गुना, अब 100 गुना हो गया ना, जो पूछे वो निकालो, कितना वोट, कितना इनवैलिड है, 100 गुना 2000, कितना इनवैलिड है 100 गुना 8000, कितना इनवैलिड वैलिड का अंतर है 6000, विनर कितना पाया 100 गुना 5600, लूजर कितना पाया 100 गुना 2400। सारे प्रश्न का जवाब है, नोट कर लो। निष्कांत जी, अटेंड करो, क्योंकि ये सवाल प्रीवियस वाले से थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बढ़िया है। कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें 20% मत नहीं डाले गए, मतलब डिड नॉट कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड वे को फॉलो कर रहा है। 20% मत नहीं डाले गए, तो मानो 100 है, तो 20% डिड नॉट कॉस्ट, यानी डिड कॉस्ट कितने हैं 80। अब यहाँ से क्या आता है, वैलिड और इनवैलिड कराए, और 1000 मत अवैध हो गए। अब 1000 मत अवैध हो गए और जीतने वाला वैध मतों का 70% है। अच्छा बताओ, 1000 मत अवैध हो गए तो क्या वैध मत आप निकाल सकते हो, यही आगे फंसा हो गया। क्यों, क्योंकि बच्चे ये 1000 रियल नंबर है, लेकिन क्या ये 80 20 100 ये रियल नंबर है, 1000 ये वास्तविक नंबर है, सही नंबर दिया है, एग्जैक्ट नंबर, लेकिन ये 80 20 100 ये क्या है, काल्पनिक नंबर, जिसको मैंने माना है, रिलेट किया है नहीं वो। और वैसे भी देखो ना, तुम 80 में से 1000 निकाल पाओगे क्या, फंसे नहीं फंसे। इसके पहले क्यों नहीं फंसे, क्योंकि इसके पहले सब कुछ परसेंटेज में देता चला गया, लास्ट में कंपेयर किया, जो गुना गया उसके हिसाब से जो पूछा उसको हमने उतना गुना किया, क्योंकि पूरे प्रश्न में सब कुछ परसेंटेज में दे रहा था। सही बात है, लेकिन यहाँ क्यों फंस गए, यहाँ सब कुछ परसेंटेज में दे रहा है, लेकिन बीच में एक रियल नंबर दे दिया। तो जैसे ही बीच में रियल नंबर दिया, आगे की सारी कहानी ब्रेक। रीजन ब्रेक इसलिए हो गया क्योंकि भैया मेरे, अगर इस चीज को वो रियल नंबर दिया होता तो हम कंपैरिजन करके आगे निकल जाते, लेकिन रियल नंबर दे दिया तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि रियल नंबर का रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी नंबर के साथ ही हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसका मतलब कि सवाल